हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन में। चैप्टर का नाम है डिविडेंड। चैप्टर 8, 9, 10। ये एक बार एबीसी एनालिसिस दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 बेयर एक्ट में भी इसका नाम यही है। कंपनी लॉ का बेयर एक्ट में भी नाम यही है। चैप्टर 8, 9, 10। 8 है डिविडेंड, 9 है अकाउंट्स, 10 है ऑडिटर्स। ठीक है, ये तीनों को बी कैटेगरी मानते हैं। सी से बेटर है पर ए से कम है। तीनों चैप्टर में डिविडेंड तो चलो छोटा है पर बंबू है, ठीक है, छोटा है पर थोड़ा। और अकाउंट्स लंबा चैप्टर है, ऑडिट लंबा है पर अकाउंट से छोटा है। ओके, ये तीन चैप्टर्स का एग्जाम में वेटेज बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, लुक एट दिस। डिविडेंड कम आता है थोड़ा, 2 से 5 मार्क का। 2 मार्क मतलब अगर एमसीक्यू में खाली आया, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया, और डिस्क्रिप्टिव या इसमें मिला के आया तो 5 मार्क का, वैसा है। कभी कभार क्या होता है, रेंज क्रॉस भी हो सकता है कि डिविडेंड से 10 मार्क का दे दें। तो ऐसा नहीं कि सर आप तो बोले थे 5, अरे ये तो एक अंदाजा है, एवरेज। अकाउंट्स और ऑडिट दोनों लंबे लंबे हैं, ये दोनों 5 से 15 मार्क तक का आ जाता है। अब दोनों तो 15-15 के आएंगे नहीं। इस बार अगर अकाउंट्स भारी है तो अगली बार ऑडिटर्स वाला चैप्टर भारी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, ये चैप्टर्स का साइज रफली बता देता हूँ। डिविडेंड आप समझ लो 6-7 पन्ने का होगा, अकाउंट्स 20-22 पन्ने का है, ऑडिट 18 से 19-20 पन्ने का, उस तरह का रेंज है। ओके, तो आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिविडेंड विथ यू। डिविडेंड को रिवाइज करने का सीक्वेंस है बॉस। ठीक है, एकदम आप ऐसे अपने तरीके से पढ़ नहीं सकते। इसमें सीक्वेंस क्या है ये देखो इधर। जब आप रिवीजन करो तो इसका सीक्वेंस, और मैं इसी सीक्वेंस में रिवीजन कराने जा रहा हूं, तो इसका सीक्वेंस होगा सबसे पहले मेरे नोट्स मतलब ये मैंने डिविडेंड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रूल्स। डिविडेंड के ऊपर एक बहुत सुंदर रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो पहले वो पढ़ेंगे। फिर जाके हम लोग मेरे डायग्राम्स को पढ़ेंगे। मैंने अंदर 2 डायग्राम्स डाल रखे हैं जिससे पूरा डिविडेंड चैप्टर, अनपेड डिविडेंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पूरा सड़क से रिवाइज हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 127 जो कि लास्ट सेक्शन है। डिविडेंड में सेक्शंस का रेंज होता है 123 से लेके 127, तो ये लास्ट सेक्शन है। उसके बाद हम पीछे आएंगे और हम पढ़ेंगे 123। ठीक है, जो सबसे बड़ा सेक्शन और पहला सेक्शन डिविडेंड का, वो लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, 124 मैं दिखा देता हूं, ये नाम सबको देख लो। 123 से 127 सेक्शन होते हैं, तो 124 ऊडा और 125 IEPF। ये मेरे डायग्राम्स और ये जो मैं अभी नोट्स, रूल्स, डायग्राम डिस्कस करूंगा उसी के दौरान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 126 आता नहीं है उतना एग्जाम में, छोटा सा नन्हा सा सेक्शन है, तो वो रिवीजन का हिस्सा नहीं है। रिवीजन में सारी बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें होंगी। रिवीजन में A to Z पढ़ाने से बढ़िया मैं सारे हार्ड तगड़े चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट को पढ़ने में हार्ड लगता है वो उसी का रिवीजन चाहता है, वो लल्लू चीज़ का रिवीजन चाहता भी नहीं है। ठीक है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कराने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं सारे हार्ड चीज़ें रिवाइज कराऊंगा और तगड़े तरीके से रिवाइज कराऊंगा, ऐसा कि तुमको याद हो जाए। ठीक है, फोकस प्लीज। ये होगा अपना सीक्वेंस। नाउ वी स्टार्ट। ठीक है, ये रहा डिविडेंड के सेक्शंस का रेंज। इसमें इंस्टीट्यूट की किताब में फॉर्म नंबर्स भी हैं। यहाँ पे फॉर्म नंबर्स देख लो क्या है तुम। IEPF के नाम से ना 7 फॉर्म होते थे जिसमें से 2 बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट नहीं, मतलब तुमको भी नहीं करना है वो। ये IEPF 3 और 7 गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो तुम क्या करोगे, मतलब गवर्नमेंट नहीं कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डेफिनेशंस इन कंपनी लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का जो मतलब हम लोग सोचते हैं लॉ में, वो मतलब नहीं है। आप डिविडेंड का मतलब क्या सोचते हो कि सर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, बैलेंस शीट PL बन के तैयार, 31 मार्च को हमें अपनी प्रॉफिट्स पता है और अब इस प्रॉफिट से हम कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं डिविडेंड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करेंगे और फिर AGM में शेयर होल्डर्स आके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूव करेंगे। दैट इज व्हाट यू थिंक। This type of dividend that you are thinking is called final dividend. क्या बोलते हैं इसको? Final dividend is proposed and approved after preparation of financial statements. कि भाई साल खत्म हो गया, बैलेंस शीट PL बन गया, आपको पता चल गई आपकी औकात क्या, मतलब प्रॉफिट कितना है, और फिर जाके डिविडेंड बताया जा रहा है। ठीक है, that's called final dividend. और इंटरिम डिविडेंड का जो मतलब आम जनता समझती है उसको इन्होंने 2017 में अमेंड करके पूरा तोड़फाड़ दिया था। इंटरिम डिविडेंड का मतलब लोग ये समझते थे
कि साल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तो साल के बीच में हैं, हमारा 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर बीत गया है। समझते हो, कंपनी तो क्वार्टरली सोचती है ना, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, जनवरी टू मार्च, तो सब वो साल के बीच में है, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर बीत गया है, उसमें हमने अच्छा कमा लिया है, तो हम बीच में ही थोड़ा सा डिविडेंड देके शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीच में डिक्लेयर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। ये बात आज के दिन केवल 50% सच है। अमेंडमेंट आया, इन्होंने इंटरिम डिविडेंड का ये मतलब ही बदल के रख दिया। अब इंटरिम डिविडेंड कुछ अलग ही हो गया। क्या हो गया? आई विल टीच यू, डोंट वरी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन का सर तात्पर्य क्या है? डेफिनेशन आपको मीनिंग बता रहा है क्या? नो सर, डेफिनेशन मीनिंग नहीं बता रहा। डिविडेंड का मतलब तो हम लोग जानते हैं, इट इज अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स बेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल दैट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। वो थोड़ा है। क्या बोला? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डेफिनेशन का मकसद ये है कि इस पूरे कंपनी लॉ के अंदर जब जब हम डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड पे कोई लॉ बताएंगे, तो वो लॉ म्यूटाटिस मुटेंडिस इंटरिम डिविडेंड पे भी अप्लाई करेगा, ठीक है। हालांकि इंटरिम डिविडेंड को लेके कुछ अलग से भी कुछ नियम है, वो भी अप्लाई करेंगे, प्लस बाकी डिविडेंड के नियम भी उस पर अप्लाई करेंगे। ग्रेट। अब ये पहले क्लियर है क्या? म्यूटाटिस म्यूटांडिस, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है अपना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 सबको पता है, सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी जो डिविडेंड दे ही नहीं सकती? एक ही है सर, एक ही है सर, सेक्शन 8 कंपनी। अब स्टार, इस चैप्टर में जो तुम आज तक सुनते आए हो और आगे भी सुनते रहोगे फाइनल तक, वो झूठ है। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं फ्री रिजर्व्स के अंदर पीएल आता है। फ्री रिजर्व्स जब आप बोलते हो तो आप बोलते हो जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट। ये एक्चुअली झूठ है, कंपनी लॉ ये मानता ही नहीं है। कंपनी लॉ बोलता है पीएल मतलब प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व मतलब ओनली जनरल रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में पीएल नहीं आता है। ये बात इंटर की कंपनी लॉ में भी होती है, फाइनल की कंपनी लॉ में भी होती है। परंतु क्या है कि जब तक मास स्केल में आईसीआई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक हम लोग इसको बदल नहीं सकते। वरना जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा किसी कंपनी सेक्रेटरी से बहस पक्का होएगा इस बात को लेके। वो लोग वही बोलेंगे भाई, दो अलग चीज होता है। वो लोग सच बोल रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी सच बोल रहा है कि पीएल अलग चीज है और जनरल रिजर्व अलग चीज है। वो दोनों को मिला के फ्री रिजर्व ऐसे नहीं बोल सकते। व्हेन यू से फ्री रिजर्व, इट मींस ओनली जनरल रिजर्व। आर यू ओके विद दिस? सो ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड चैप्टर, फॉर दिस चैप्टर ओनली, तुम ये मान के चलना फ्री रिजर्व मतलब सिर्फ जनरल रिजर्व और उसमें पीएल नहीं आएगा। और जब हम प्रॉफिट्स बोलें तो उसमें सिर्फ पीएल आएगा, उसमें जनरल रिजर्व नहीं आएगा। क्यों सर ये भेदभाव? आई विल टेल यू। अगर आप पीएल से निकाल के डिविडेंड दे रहे हो, किससे? पीएल या प्रॉफिट से निकाल के आप डिविडेंड दे रहे हो, तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक, कोई बंदिश नहीं है। जितना देना है, जो देना है दे दो। लेकिन अगर आपने जनरल रिजर्व को तोड़ के, मतलब उससे निकाल के डिविडेंड दिया, तो बॉस देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शन सारे रूल्स में दिए, उसमें सम्स बनता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो फिर से सुन लो। अगर हम लोग पीएल से निकाल के डिविडेंड देंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। अगर हम लोग जनरल रिजर्व से निकाल के डिविडेंड देंगे तो रिस्ट्रिक्शंस है क्या? बिल्कुल है। कितना? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व में 2 रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व और एक नया नाम सुन लो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। ये भी फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का जिक्र कहां पर है? किसी कंपनी लॉ के सेक्शन में नहीं है, पर टेबल एफ में है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मकसद होता है कि कंपनी अलग से पैसा साइड कर रखी है ताकि हर साल कंपनी इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड पे कर सके। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ठीक है। उससे क्या होता है ना, डिविडेंड से शेयर मार्केट में बहुत फर्क पड़ता है। डिविडेंड अनाउंस करने से क्या होता है, कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जाता है मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनियां डिविडेंड देती है, उससे स्टॉक मार्केट प्राइसेस पे फर्क पड़ता है, बूस्ट होता है। हालांकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, पर ये जनरल परंपरा है। यहां तक ठीक है अपने को सर? ओके। डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप लोग मांग नहीं सकते, शेयर होल्डर्स आके बीओडी को नहीं बोल सकते दे दो हमारा हिस्सा दे दो। नहीं, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, डिविडेंड देना है तो साल के बीच में देना है कि एंड में देना है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए देना है, ऑल डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। केवल आप लोग आके एजीएम पे उसके ऊपर मुहर लगा के ओके करोगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, दैट्स ऑल, ठीक है। पढ़ो, डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बीओडी। बीओडी 4 बातें बोलेगा। नंबर 1, देना है कि नहीं। नंबर 2, रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर 3, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए देना है, ठीक है। एक बार सुनो, लेट से कि हम लोग नवंबर 2025 में खड़े हैं, नवंबर मंथ 2025। हम नवंबर 25 में खड़े होके 25-26 के लिए भी डिविडेंड दे सकते हैं, जो कि अभी साल खत्म
हुआ नहीं है, हम 24-25 के लिए भी दे सकते हैं, समझे? तो ये एक अमेंडमेंट आया था 2017 में, बता दूंगा मैं। और लास्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड? पीएल से दे रहे हो कि रिजर्व से दे रहे हो, कहां से दे रहे हो? ठीक है, डिविडेंड एक भ्रांति है कि डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। सर गलत, पूरा सुन लो ध्यान से। दो चीज है, अगर आप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख रखे हो एज पर सेक्शन 51 कि हम लोग डिविडेंड देंगे ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल, तब तो पेड अप शेयर पे दोगे। मतलब मान लो हमारा शेयर फेस वैल्यू 10 रुपया पर पेड अप वैल्यू 8 रुपया, तब आप 8 रुपये पे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल्स में बोल रखा है एज पर सेक्शन 51 कि हम तो डिविडेंड पेड अप पे देंगे, तो 8 रुपये भी दोगे। लेकिन अगर आपने अपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है तो आप डिविडेंड फेस वैल्यू पे दोगे, 10 रुपये पे दोगे, समझे क्या? तो 10 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है। चेक योर आर्टिकल्स, इफ आर्टिकल्स इज साइलेंट 10 पे, इफ आर्टिकल्स से पेड अप तो 8 पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये था सर, ओके। नाउ अब ये पढ़ेंगे सबसे पहले, आपके पास प्रॉफिट्स पीएल में पैसा या तो नहीं है, लॉस है, या फिर इनसफिशिएंट है। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, या तो आपका जो पीएल बैलेंस होता है ना सूखा हुआ है, मतलब है ही नहीं, या फिर कम है, तो आप किसी भी तरह जनरल रिजर्व को यूज करना चाहते हो, होली या पार्शियली। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो हमें 50 लाख डिविडेंड देना है, पर हमारे पीएल में ना, पीएल में जो पड़ा हुआ पीएल है उसमें मान लो 20 लाख ही है, तो बैलेंस 30 लाख कहां से निकालोगे? जनरल रिजर्व। तो तुम पूरा 50 लाख जनरल रिजर्व से निकालो या पार्शियल निकालो, उससे मतलब नहीं है, तुम जनरल रिजर्व हाथ लगा रहे हो ना। अगर जनरल रिजर्व से निकाल के डिविडेंड दे रहे हो बॉस, तो आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैंने इक्वेशन बना दिया, तुम्हारे याद करने के लिए आसान होगा। इस पे ना थ्योरी भी आता है, इस पे सम्स भी आता है। ठीक है, मैं दोनों करा दूंगा। पहले थ्योरी, पहला रिस्ट्रिक्शन, लाल रंग पढ़ो। How much is the maximum dividend rate that you can pay? Average rate of last 3 years. क्या बोला? Average rate of last 3 years. ये क्लियर है? That's the first condition. ठीक है ना सबको? हाँ, ये पहला है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? Average rate of last 3 years. Good. Number 2, फ्री रिजर्व से कितना निकाल सकते हो? Maximum amount that you can take out of your free reserves. पढ़ो, 1/10 of PUSC plus FR, PUSC plus FR। ठीक है, FR मतलब FR नॉट PL, FR मतलब ओनली FR। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो भी फ्री रिजर्व से आप अमाउंट निकालोगे उससे पहले आपको अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करना पड़ेगा। करंट ईयर में कोई लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो सब माइनस करना पड़ेगा। दैट इज नंबर 3। ये आधी बात सेक्शन में लिखी है, आधी बात रूल्स में लिखी है। ठीक है, एंड नंबर 4, आप जनरल रिजर्व को पूरा सुखा नहीं सकते। ये नहीं कि पूरा जनरल रिजर्व से चूस के फेंक दिया, नो, आपको जनरल रिजर्व में कम से कम कुछ छोड़ना पड़ेगा। नंबर 4, मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट इन योर जनरल रिजर्व इज हाउ मच? 15% ऑफ, सावधान, आदत हो जाती है 15% ऑफ PUSC प्लस FR, पर नहीं 15% ऑफ, हाँ, वेरी गुड। ये देखो, एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना निकाल सकते हो? ठीक है, निकाल के पहले सेट ऑफ उट ऑफ करना। जर्नलिज्म में कितना छोड़ना पड़ेगा? 15% ऑफ PUSC छोड़ना पड़ेगा। अब आओ एक सम्स के जरिए इसको समझते हैं। ठीक है, पहले इसमें सम्स नहीं आता था, फिर अचानक से समझाना चालू हो गया। ठीक है, तो अभी सम्स के एंगल से भी पढ़ना पड़ेगा। आइए सर, ये क्वेश्चन है कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका पेडअप कैपिटल कितना है बोलो मेरे को? 200 लाख, फ्री रिजर्व्स 240, लॉस हुआ है पीएल में नेगेटिव है -30, वो सेट ऑफ करना पड़ेगा। इनके पिछले 3 साल का डिविडेंड का रेट है इतना 9, 10, 12, एवरेज बोलिए, वो लिखा हुआ है। तो हाउ मच डिविडेंड कैन यू पे? लेट्स सॉल्व द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड दैट यू कैन पे? एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 10.33% ऑफ 200 लाख। भाई मेरा पेडअप कैपिटल कितना है? 200 लाख है, और हमको फेस वैल्यू पेडअप वैल्यू में फर्क नहीं दिया, तो दोनों सेम ही मानेंगे हम, है ना? तो 10.33% ऑफ 200 लाख सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आता है? फर्स्ट कंडीशन, गौर से देखो, फर्स्ट पढ़ो, मैक्सिमम डिविडेंड रेट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 10.33% ऑफ हाउ मच? लिख दिया मैंने, होल्ड। सेकेंड कंडीशन, सर व्हाट वाज द सेकेंड कंडीशन? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन यू ड्रॉ आउट ऑफ योर फ्री रिजर्व्स? 1/10 ऑफ दिस प्लस दैट। अच्छा, आपकी PUSC कितनी है?
200। आपका फ्री रिजर्व कितना है ना? तो PUSC प्लस FR 200 प्लस 240, जोड़ के बोलो 440। क्या कैलकुलेटर चाहिए मोबाइल में? क्यों हो रहा है? हो रहा है। PUSC प्लस FR 200 प्लस 240 कितना हो भाई? 440। 440 का 1/10 बोलो 44। अगर हो रहा है मेरे बोलने से तो ठीक है, नहीं तो प्लीज कैलकुलेटर निकाल लो। सबको होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए। निकालो मोबाइल कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल निकालो। और 50 चीज के लिए निकालते हो, इसके लिए निकालो। जल्दी निकाल यार मोबाइल में कैलकुलेटर, आलस मत कर। ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो करना। पहले सुनो इधर, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट यू कैन ड्रॉ आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? 1/10 तो PUSC FR। हमारी PUSC FR कितनी है? 200 प्लस 240 440, 440 का 1/10 44। टाइप 44। क्या 44 दे दें? दे दें या सेट ऑफ करें? 3 नंबर पढ़िए आप। है ना? आपके लॉसेस है ना? आपके लॉसेस कितने बताइए? 44 माइनस 30 करो। किया आपने? अभी बचा कितना? 14। तो 14 से ज्यादा तो दे नहीं सकते। सेकंड कंडीशन, -44 माइनस 30 14 लाख। अब अभी तक मैंने 2 ही अमाउंट सॉल्व किया है। एक बोलता है 20 दे दो, दूसरा बोलता है 14 दे दो। क्या लगता है, हायर ऑफ द टू कि लोअर ऑफ द टू? लोअर ऑफ द टू। तो 20 तो हो नहीं सकता, 14 ही हो सकता है। देखते हैं। अब चौथी कंडीशन पढ़ो। आपको मिनिमम फ्री रिजर्व में कितना छोड़ना है? 15% ऑफ PUSC। वेरी गुड। आपकी PUSC कितनी है? तुम लोग पता है क्या करके आओगे? कांड जिसको बोलते हैं ना, कांड, जीवन में बड़ा कांड करके आया हूं मैं, सिली मिस्टेक। 200 फ्री रिजर्व कितने का है? मुंह में सेट हो जाएगा कि 240 में 15% छोड़ना है। तो कैलकुलेटर उठाओगे, 240 माइनस 15%, खत्म। क्या समझे? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है? 240 माइनस 15% ऑफ 240 नहीं है, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। समझ रहे हो? इट इज 240 माइनस 15% ऑफ 200। ये होता है, ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है एकदम तड़ा दबा के, और फिर खत्म पूरा। तो एक बात बताओ, फ्री रिजर्व में कितना है? 15% ऑफ PUSC छोड़ना है। मेरा PUSC कितना है? 200। 200 का 15% 30 लाख। तो मेरे को अपने फ्री रिजर्व में 30 लाख छोड़ना है। टाइप करो फ्री रिजर्व 240। हाँ, 240 में छोड़ना कितना है? 30। 30 तुमने अलग से निकाला है, माइनस 15% मत कर देना, वरना वो 15% 240 हो जाता है। समझे? वो हो जाएगा मिस्टेक। तो 15% 200 विच इज 30। 30 छोड़ना है तो माइनस करो 30। कितना निकाले? 210। तो हाथ में कितना आ गया? पूरा 210 यूज कर सकते हैं क्या? थर्ड कंडीशन फिर से पढ़ो। लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस कितना है सर? 30। तो 210 माइनस 30 कितना दे सकते हैं? अब आपने सारे सॉल्व कर लिए, इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा बताइए? तो आप कितना दे सकते हैं? 14 lakhs। अच्छा 14 lakhs तो अमाउंट है। टेल मी इन परसेंटेज। तुम बोलोगे सर हमारी पेड अप कैपिटल 200, 200 लाख के पेड अप कैपिटल में अगर 14 लाख दे रहा हूं तो कितना परसेंट दे रहा हूं? तो आप 7% ज्यादा दे ही नहीं सकते। बेस्ट है। और ये ICA का एग्जाम्पल है, कमाल की बात है। ये भी नहीं कि मैं मन से फेंक रहा हूं। ठीक है, डन है ये रूल्स, ये बहुत जरूरी था। तो अब एकदम वापस बिगिनिंग में आ जाओ। इस चैप्टर के लिए PL और फ्री रिजर्व्स में फर्क है। PL से दोगे निकाल के नो प्रॉब्लम, फ्री रिजर्व से दोगे टेरिबल प्रॉब्लम। आई हैव टू सॉल्व एंड चेक हाउ मच कैन आई गिव। आर वी ओके विद दिस? तो फर्स्ट रिवीजन था माई नोट्स प्लस रूल्स, ये हो गया। अच्छा, तुमको एक और कमाल की बात बीचों बीच बता देता हूं। एक 100% गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, 100% गवर्नमेंट कंपनी, वो डिविडेंड किसको देगी? गवर्नमेंट को। एक 100% गवर्नमेंट कंपनी कभी भी अपने रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि उसको लेने वाला तो सरकार ही है। वो क्यों उसका रिजर्व को सुखाएगा? तो 100% गवर्नमेंट कंपनी कभी भी डिविडेंड अपने रिजर्व से निकाल के नहीं दे सकती है।
ये प्रोवाइजो में पढ़ा दिया हूं सेक्शन 123 का, ये क्या लिखा है पढ़ो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट रिजर्व्स बेस्ड ऑन द रूल्स, वो मैं पढ़ा के आ गया। अब उसमें देखो ये एग्जाम्पशन है, पढ़ो तो 100% गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना, एकदम 100% खांटी गवर्नमेंट कंपनी, 100% गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। सर ये क्या होता है, मतलब वो किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी भी नहीं है, उसके अंदर डायरेक्टली 100% पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, मतलब एकदम शुद्ध गवर्नमेंट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी कभी भी अपना रिजर्व तोड़ेगी नहीं, वो रिजर्व से दे ही नहीं सकती डिविडेंड। क्लियर है, एमसीक्यू। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है, मैंने ना तुम लोगों के लिए 2 मस्त डायग्राम्स बनाए हैं, वो करते ही पूरा एकदम एक साथ में पूरा टाइमलाइन, ऊडा, आईपीएफ सब हो जाएगा। लेट्स गो देयर। ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। एजीएम या बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव हो गया, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होता है, फाइनल डिविडेंड एजीएम में होता है। इंटरिम डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड में बस एक ही मेन फर्क है आज के दिन, फाइनल डिविडेंड इज अप्रूव्ड इन द एजीएम बाय द शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग ओवर। इंटरिम डिविडेंड में आप लोग से अप्रूवल नहीं लिया जाता, यही लोग बीआर पास करके कर देंगे, ठीक है। तो जो भी है एजीएम या बीएम में डिविडेंड हो गया, जैसे डिविडेंड अनाउंस हुआ, मैं एक बार अमाउंट ले रहा हूं, लेट से 50 लाख रुपया। कितना डिविडेंड देना है हम लोगों को, 50 लाख रुपया, ठीक है। तो कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट से 50 लाख रुपया निकालेंगे और 5 दिन के अंदर एक अलग से एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसमें डाल देंगे। विद इन हाउ मेनी डेज, क्या लिखा है पढ़ो, 5 डेज के अंदर किस में डालोगे, एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट मतलब डिविडेंड अकाउंट बोल के अलग से डालोगे, क्यों, पैसा हमने अपने नॉर्मल बिजनेस से अलग कर दिया, मतलब हम पक्का पेमेंट करेंगे, धंधे में यूज नहीं करेंगे। 5 दिन में अलग कर लो और 30 दिन में दे दो, 5 दिन में अलग कर लो, 30 दिन में दे दो। रुको इधर, 5 दिन में अलग कर लो और ऊपर पैरेलल लाइन है, 30 दिन में दे दो। 30 दिन में क्या करना है, डिविडेंड शुड बी पेड और पोस्टेड, मतलब या तो आपको मिल जाना चाहिए या हमने पोस्ट कर दिया आपको मिल जाएगा। तो मान लो 30 दिन में हमने डिस्पैच कर दिया डिविडेंड का चेक, या फिर आपके अकाउंट में क्लियर कर दिया, व्हाटएवर, ठीक है। तो डिविडेंड शुड बी पेड और पोस्टेड विद इन 30 डेज। ये बोर्ड को गौर से देखो, 5 दिन में क्या हो जाना चाहिए, एस्क्रो अकाउंट में जमा, 30 दिन में 5 + 30 है क्या, डोंट मेक इट 35, ओके, पैरेलल लाइन है, 30 दिन में पे पोस्ट हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट, 30 दिन में अगर आपने नहीं दिया ना, बंबू हो जाएगा। तीस दिन में अगर आपने नहीं दिया ना, हर वो डायरेक्टर जो गलत था, जिसकी गलती थी, भीतर जाएगा। कितने दिन, एंड पेनल्टी पर डे 1000 रुपया। मेरे को पेनल्टी से दुख नहीं, 2 साल पक्का अंदर जाएगा, एंड है बीच में, कंपाउंडेबल भी नहीं है। अब मेरे को ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या हुआ, थोड़ा लेट ही तो हो गया यार, तो बोला नहीं, एंड है, समझ रहे हो। अच्छा एक बात और बताता हूं, एंड होने का मतलब ये नहीं कि आप पक्का जाओगे ही जाओगे, नहीं, वहां लिखा है मैक्सिमम 2 इयर्स, मिनिमम 0। तो अगर मान लो हमसे 30 डेज के बदले 35 डेज हो गया, तो 2 साल भीतर भेज दोगे उनको, हाँ 730 डेज के लिए, 5 डेज के लिए 730 डेज, क्या चल रहा है। तो वो तो जज है ना, जज सजा सुनाते हो देखिएगा ना कि मैं 0 दूं कि 2 इयर्स दूं, ठीक है। और एक बात, कंपनी ने आपको 30 दिन में देना था, कंपनी ने 30 दिन में नहीं दिया, कंपनी ने लेट कर दिया, जितना लेट करेगा कंपनी उसके ऊपर 18% पर एनम ब्याज डायरेक्टर देगा कि कंपनी देगा, जेल डायरेक्टर जाएगा कि कंपनी जाएगा, वेरी गुड। तो डायरेक्टर इन डिफॉल्ट, नॉट ऑल डायरेक्टर्स, एवरी डायरेक्टर हु इज इन डिफॉल्ट, वो जेल जाएगा, पेनल्टी देगा, और कंपनी क्या देगी, 18% पर एनम के हिसाब से ब्याज देगी। क्लियर है कि नहीं है, तुमको ठंड लग रहा है क्या उधर, ठीक है। ये भाई क्लियर है कि नहीं, कंपनी कितना ब्याज देगी बोलो, 18%। वेट, 50 लाख का डिविडेंड था, हम लोग 30 डेज के बदले 40 डेज में दिए हैं, टेल मी द आंसर। 50 लाख इंटू 18% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 365, 10 डेज ही तो लेट हुआ है ना, तो 10 डेज बाई 365 इंटू 18% इंटू 50 लाख, कितना आ रहा है, 24-25 हजार रुपया आ रहा है। तो 24-25 हजार रुपया ब्याज देना पड़ेगा, सही निकालना तुम लोग,
ठीक है, ये क्लियर है। अब सर 5 ऐसे केसेस हैं जब लेट चलता है और ये इनका फेवरेट है। 5 केसेस वेयर डिले इज अलाउड, ठीक है। व्हाट आर द 5 केसेस? मैं याद करने के लिए ना तुमको 2-3 अलग अलग निमोनिक दूंगा, जो मन में आए कर लेना, लंबा छोटा जो भी, ठीक है। एक निमोनिक इसका ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, जो भी निमोनिक्स की ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ती। निमोनिक्स की ज़रूरत तब पड़ती हो जब हमसे ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट आर द 5 केसेस। भाई डायरेक्ट तो पूछेगा ही नहीं कोई आपसे, डायरेक्ट पूछेगा क्या? मैं निमोनिक को चाटूं क्या? क्या काम आएगा? अब तो डायरेक्ट आता नहीं है, 5 में से कोई एक ही आएगा उठा के क्वेश्चन बन के एग्जाम में, 2 मार्क का 3 मार्क का, ठीक है। पर फिर भी मैंने निमोनिक दे दिया, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। सोचो जमीन पे कोई लंबी डिस्प्यूट चल रही, ओल्ड डिस्प्यूट, ओल्ड, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है वो जो बंदा है ना शेयर होल्डर, मर गया है, बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अभी श्योर नहीं उसको देना है कि किसको देना है। तो इसमें कंपनी की तो गलती नहीं है, इसीलिए कंपनी ने होल्ड कर रखा है। पढ़ो पहला पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी, डेथ, सक्सेशन। तो हमें पता नहीं किसको देना, तो हमारी गलती नहीं है। ओल्ड क्या है अभी? डी से डायरेक्शंस। वो जो शेयर होल्डर है ना, उसने हमको कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसे डिविडेंड दे देना, ठीक है। पर हम वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर पाए और हमने उसको बता भी दिया। जैसे एनआरआई शेयर होल्डर है, उसने बोला ऐसे दे दो, मेरे एनआरआई अकाउंट में डाल दो। हम लोग करने गए पर हो नहीं पाया और हमने उसको बता दिया, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। बताना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा तो बताना पड़ेगा। इसी पे क्वेश्चन था कि डायरेक्शन दिया, फॉलो नहीं कर पा रहा पर बताया नहीं, तो भाई गलत पे हम है, हमको बताना भी पड़ेगा कि नहीं फॉलो हो पाया। ओल्ड, ओल्ड के बाद क्या? डिस्प्यूट। सोचो डिस्प्यूट है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में कि किसको मिलना चाहिए, तो हम होल्ड पे रख के बैठे हैं, ठीक है। लैंड, ला, लॉफुल एडजस्टमेंट मतलब सेट ऑफ, उसका कॉल से देना बाकी था, हमारा डिविडेंड देना बाकी था, हमने आपस में पुश सेट ऑफ कर दिया, ये तो बेस्ट है सर। लॉफुल एडजस्टमेंट मतलब सेट ऑफ। एनडी, एनडी का मतलब नो डिफॉल्ट, मतलब और भी कोई कारण जहां कंपनी की कोई गलती नहीं है, नो डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। तो 5 केसेस है सर जिसमें आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मोर देन 30 डेज होने पे कोई सजा वजा नहीं है। आर यू ओके विद दिस? 127 क्लियर है? आई एम बैक ऑन दिस डायग्राम। इधर देखो, 5 दिन में एस्क्रो अकाउंट, 30 दिन में पे कर दो। 30 दिन में अगर पे नहीं कर पाए तो ब्याज कितना है? 18% पर एनम। किस बात का ब्याज है सर ये? लेट पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज, तो 18% ब्याज लगेगा। अब इनका नियम एक और है, 30 दिन में पे हो जाना चाहिए। हमने आप लोग के घर पे चेक पे भेजा था, सपोज आपका घर बंद था या आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाला था, वहां से बाउंस होके आ गया वापस, तो जो भी पैसा वापस आ गया है वो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए जिसका नाम है ऊडा अकाउंट। ऊडा का फुल फॉर्म, ये भी एक स्पेशल एस्क्रो अकाउंट है। मतलब एक मेरा बैंक में नॉर्मल करंट अकाउंट है, एक डिविडेंड पे करने के लिए एस्क्रो अकाउंट है, एक अनपेड डिविडेंड एक अलग से एस्क्रो अकाउंट है। ये इसमें पैसा कब तक चला जाना चाहिए? 30 + 7, 37। देखो इधर 30 + 7, 37। तो इसमें एकदम हार्ड कोर 37 का नियम है। मतलब मान लो कि 30वें दिन मैंने डिविडेंड भेजा था, 30th डे को मैंने भेजा था, मेरे पास बाउंस होके आया 15 दिन बाद,
तो 30 + 15 45 डेज, वो मेरी गलती है। मेरे को जितना भी अनपेड डिविडेंड है वो 37 डेज में जमा करना ही पड़ेगा, एकदम डेड, ये नियम है। नॉर्मली होना चाहिए था 7 डेज फ्रॉम रिसीविंग बैक। व्हेन शुड आई डिपॉजिट इन उडा अकाउंट, क्या होना चाहिए था 7 डेज फ्रॉम रिसीविंग बैक। बोला नहीं नहीं नहीं, 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तो इट हैज टू बी एग्जैक्ट परफेक्ट 37 डेज। नहीं जमा करे उडा में अगर 37 डेज के अंदर, तो फिर ब्याज लगेगा 12% पर एनम। उडा में लेट डिपॉजिट करने के लिए, लेट डिपॉजिट इन उडा बियॉन्ड 7 डेज, 7 डेज काउंटेड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। वेरी गुड। अब हम लोग एक स्पेशल एस्क्रो अकाउंट उडा अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोल के बैठ गए हैं। आप लोग से जो भी चेक वैक डिविडेंड का पैसा उल्टा आता है वो उसमें पड़ा हुआ रहता है। हम आपका वेट करते हैं 7 साल तक, इतना तो तुम्हारी लुगाई भी नहीं करेगी, ठीक है। 7 साल तक वेट करते हैं, ठीक है। कितना वेट करते हैं? 7 साल तक वेट करते हैं कि आओ कभी तो पैसा मांग लो। 7 साल बाद भी तुम पैसा नहीं मांगे तो अब कहां जाएगा? सेक्शन नंबर 125। सिर्फ पैसा ही नहीं, शेयर्स भी चला जाएगा। मनी इन उडा remaining unpaid for 7 years will go to IPF and also your shares will be transferred to IPF, चला जाएगा। लेकिन डरो नहीं, IPF में जाने के बाद भी तुम क्लेम कर सकते हो। रीड द रेड बॉक्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स कैन स्टिल क्लेम, तो डरने की बात नहीं है। 7 साल तक कंपनी के कंट्रोल में था, अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पर दोनों जगह से तुमको तुम्हारा पैसा मिल सकता है, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। ये जो टाइमलाइन चार्ट आप देख रहे हो, ये 4 अलग अलग सेक्शन में बिखेर के डाला हुआ, एक जगह नहीं है, तो मैंने उसको समेट के एक साथ कर दिया। ये देखो 120 सेक्शन नंबर 123, 127, 124, 125 फोटो। ओके है, ये क्लियर है पूरा। एक बार रिवाइज। सर 5 दिन में स्पेशल अकाउंट में डाल दो, 30 दिन में पे हो जाना चाहिए, अगले 7 दिन में उडा, 7 साल बाद IEPF। अब उडा और IPF को लंबा समझने के बदले पटापट ऐसे समझ सकते हैं। ये मास्टर डायग्राम है, अनदर मास्टर डायग्राम, ठीक है। 30 दिन बीत गए और वो 7 दिन भी बीत गए, 37 डेज बीत गए। तो अब आपका जो अनपेड डिविडेंड है वो कंपनी कहां डाल देगी? उडा, फर्स्ट बॉक्स, ट्रांसफर टू उडा। क्या लिखा है पढ़ो, ठीक है। अगर हमने लेट ट्रांसफर किया तो ब्याज देना पड़ेगा, हाउ मच? ठीक है। 7 साल बाद ये पैसा कहां जाएगा? IPF। लेकिन उतना दूर नहीं, पहले जैसे ही उडा में ट्रांसफर किया ना, वहां से 90 दिन के अंदर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में नहीं। वेट, पढ़ो जरा। पब्लिश द डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड इन फॉर्म नंबर IPF 2। याद है तो ठीक है, नंबर नहीं तो छोड़ दो। पब्लिश कहां पे होगा? वेबसाइट। वेबसाइट, 2 वेबसाइट है, एक कंपनी का और एक सरकारी वेबसाइट, उसमें पब्लिश होगा। क्या पब्लिश होगा? 3 चीजें, नाल, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, अमाउंट एंड लास्ट ओन एड्रेस जहां हमने भेजा था। तो ये डिटेल्स 90 दिन में वेबसाइट पे पब्लिश होगा, ताकि आपको पता चल जाए, आप आके कलेक्ट कर सको। न्यूज़पेपर में नहीं होगा। कहां होगा पब्लिश? वेबसाइट में, ठीक है सर। 7 साल तक हमने आपका इंतजार किया, अब वो पैसा और शेयर्स हम कहां डाल देंगे? IEPF। तो मेरा सवाल है IEPF में क्या क्या जाएगा? पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड प्लस 7 साल का ब्याज। क्यों? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी तो ब्याज मिलता ही होगा ना, बैंक का अकाउंट है तो डिविडेंड प्लस 7 साल का ब्याज प्लस शेयर्स भी चला जाएगा। एक डाउट है मेरा, उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट तुम्हारे नाम का जो है, उसमें हर साल तुमको डिविडेंड क्या वापस आते गया? तो वो सारा 7 अमाउंट मिला के डाल देंगे कि जो 7 साल पूरा हो गया वो जाएगा? आपके नाम का मेरे पास 7 चेक पड़ा हुआ है जो आपने कलेक्ट नहीं किया, ये रहा।
अब जो पहला वाला चेक था जिसका 7 साल पूरा हो गया वो जाएगा, और बाकी धीरे धीरे जाएगा, जब जब जिसका जो 7 साल पूरा होगा तब जाएगा। क्लियर है ये नहीं कि पूरा मैं डाल दूंगा अभी के भी। ओके, तुम जब आईपीएफ में जमा करोगे, कहां जमा करोगे? आईपीएफ फंड किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट डिटेल्स मांगेगा ना, भाई किसका पैसा है, किसका शेयर्स है, तो आप डिटेल्स दोगे। पैसे का डिटेल्स आप किस फॉर्म में दोगे? शेयर्स का डिटेल जो आप जमा करो किस फॉर्म में दोगे? ठीक है, अब वो शेयर्स किसके नाम पे हो चुका है? आईपीएफ। तो अब 8वें साल से उस पर डिविडेंड तुम्हारे घर भेजेंगे कि सीधा आईपीएफ? सीधा आईपीएफ। वेरी गुड। लेकिन आईपीएफ में जाने के बाद भी आप मांग सकते हो कि नहीं? 10 साल बाद आपको होश आया, कंपनी के पास आए, कंपनी बोले आपका पैसा तो हमने 3 साल पहले आईपीएफ में डाल दिया, वहां से ले लो। तो तुम कंपनी को एक फॉर्म भर के दोगे आईपीएफ 5, कंपनी उसमें साइन करेगा, फिर ये जमा होगा आईपीएफ में, तब आपको आपका पैसा भी मिलेगा और शेयर्स भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा 10 साल का पूरा। पढ़ो, कौन सा फॉर्म जमा होता है? ये चाहिए मेरे को। अपना पैसा मांगने के लिए कौन सा फॉर्म है? बाकी फॉर्म मत करो, ये कर लेना, आईपीएफ 5, आईपीएफ 5, आईपीएफ 5, आईपीएफ 5। अपना पैसा मांगने के लिए फॉर्म नंबर आईपीएफ हो गया, तुम्हारा 124 खत्म, सेक्शन 124 खत्म। फोटो डिविडेंड रिवाइज करने का एक सीक्वेंस होता है। अगर 123 से स्टार्ट किए ना तो 123 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आर वी ओके विद दिस? ओके, ये देखो, ये सेक्शन देख रहे हो 124 उड़ा, इसमें जो लिखा है मैक्सिमम सब कवर हो गया डायग्राम में। ठीक है, एक छोटी सी बात है, अगर इस 7 साल के बीच में कभी भी किसी भी साल आपने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया था, तब हम आपका शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब आप एक्टिव हो इसका मतलब। ठीक है, वो बात नीचे लिखी हुई प्रोवाइजो में। सो व्हाट्स द सीक्वेंस? माय नोट्स प्लस रूल्स, यू सॉ द डायग्राम्स कवर 124 एंड 125, इन्वेस्टर फंड वगैरह सब। अब हम लोग जा रहे हैं 127 में। हो गया सर 127 भी ना? 30 दिन में दे दो, नहीं तो डायरेक्टर को 2 साल की जेल एंड 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी, कंपनी पर 18% पर एनम का ब्याज, और 5 केसेस जब 30 दिन के ऊपर अलाउड है। ओल्ड डिस्प्यूट ओवर लैंड, ऑड लैंड या लैंडलॉर्ड, जो बोल के याद करना करो। अब मैं किस में जा रहा हूँ? अब मैं जा रहा हूँ 1 2 3। डिविडेंड का सेक्शन है बहुत ईजी है, 1 2 3 123, लंबा सेक्शन है, खून निकलेगा। ये आ गए हम लोग सेक्शन नंबर 123। ठीक है, लेकिन क्या है ना, हम लोगों ने लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया है तो कम खून निकलेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 123 सब सेक्शन, देखो उंगली, सब सेक्शन 1 क्लॉज जहां मेरा उंगली दिख रहा है बी, फिर इसमें भर भर के प्रोवाइजोस डाले हुए हैं, प्रोवाइजो एग्जाम्पल 1 2, प्रोवाइजो रेस्ट्रिक्शन, फिर प्रोवाइजो, इसका खत्म ही नहीं हो रहा, फिर प्रोवाइजो, मतलब प्रोवाइजो की दुकान है ये। एक बात बोला फिर उसमें 5 एक्सेप्शन बोलना पड़ा, तो बात बोला ही क्या। ठीक है, इतना प्रोवाइजो है और इसी में सारा एनर्जी सक हो जाता है पूरा। सब सेक्शन नंबर 2 3। अब ये इंटरम डिविडेंड पे कुछ खास नियम है जो अपने को समझना है, अब इजी लगेगा ये उतना। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट बता दिया ना मैंने, 5 डेज में जमा करना है। ठीक है, ये सब 5 6 खत्म। तो अभी 123 बताने जा रहा हूं, ध्यान से। सेक्शन नंबर 123 का जो 1 है ये किस मुद्दे पे बेस्ड है? सोर्स कि डिविडेंड कहां से देंगे। तो पहला आंसर है प्रॉफिट्स, नया प्रॉफिट्स मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट्स, ओल्ड प्रॉफिट्स जो पीएल बैलेंस में पड़ा है, या कंबाइंड। करंट ईयर का प्रॉफिट है 1 करोड़, पिछले कई सालों का जमा हुआ पीएल है 10 करोड़, तो 11 करोड़ हो गया ना, उससे पार्शियली मिला के भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा। इंपॉर्टेंट, जो भी प्रॉफिट निकाला है वो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन होना चाहिए। तुम बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस है, डिप्रिसिएशन तो देंगे। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो इसीलिए उन्होंने लॉ में लिख दिया कि इधर पढ़ो, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का शेड्यूल नंबर बोलो, शेड्यूल 2। डिप्रिसिएशन का शेड्यूल नंबर 2, उसमें यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स लिखा रहता है। मेरे ख्याल से इस पे एमसीक्यू नहीं आना चाहिए, बहुत चीप हो जाएगा नहीं तो, मतलब शेड्यूल 2 मार्क्स है, बेकार है। ठीक है, उतना सस्ता तो नहीं आना चाहिए। ओके, कुछ गंदी प्रॉफिट्स हैं जिनसे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अनरियलाइज्ड गेन,
नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, भाई इनको टच कर सकते हैं क्या? ये तो झूठा प्रॉफिट है, तो इनसे आप नहीं दोगे। ठीक है, एक कंपनी है, उसने अपना जमीन का रिवैल्यूएशन किया, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, बोलता है इससे डिविडेंड देंगे। ये तो झूठा है सर, झूठा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, नंबर बी, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, पर पढ़ के तुम बोलोगे सर ये गवर्नमेंट कंपनी में ही हो सकता है। भारत सरकार ने किसी कंपनी के लिए गारंटी दिया था कि एक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है, तो भारत सरकार ने गारंटी दिया था कि इस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा आपको हमेशा, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो। भारत सरकार ऐसा गारंटी किसी नॉर्मल कंपनी के लिए करेगा कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए? तो सोचो बीएसएनएल ने शेयर इशू किया, कोई लेना नहीं चाहता है। बीएसएनएल ने शेयर इशू किया, कोई लेना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट ने बोला मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस हो। तो लॉस भी होगा तो पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा फॉर गिविंग द डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट, एक पहले एक नियम था कि जब पहले पुराने कंपनी लॉ में कि जब जब डिविडेंड बांटा जाएगा तब तब बांट रहे हैं तो कुछ पैसा संजो के भी रखो, जमा करके भी रखो, रिजर्व में ट्रांसफर करो। अब वो हट गया है, प्रोवाइजो पढ़ो क्या है, ऑप्शनल ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब डिविडेंड बांटते वक्त रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, करो या मत करो तुम्हारी इच्छा, करो तो कितना करो तुम्हारी इच्छा। रीड एग्जाम्पल 1-2, आईसीआई का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मोर देन 10% रिजर्व में डालना चाहता है, जो डालना डाल, हम लोग को दिक्कत नहीं है। नंबर 2, ये बोलता है हम तो ट्रांसफर नहीं करना चाहते, मत करो, तुम्हारी मर्जी, ग्रेट। फिर अगर आपके प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं या लॉस है तो आप रिजर्व टच कर सकते हो, हाँ, पर उसके लिए 4 रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा, वही है प्रोवाइजो। डिविडेंड कौन से रिजर्व से दे सकते हो? और कोई रिजर्व टच नहीं कर सकते। सर ये तो कॉमन सेंस है ना कि बोलने की जरूरत थी, ये तो सबको मालूम है। यू कांट गिव डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, ये सब फ्री रिजर्व से तो दे सकते हो, पर फिर से वही बात है, कॉमन सेंसेस। इसीलिए इंस्टीट्यूट नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने लिख दिया कि आप केवल फ्री रिजर्व से दे सकते हो। फ्री रिजर्व इज द रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और किसी रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अब डिविडेंड बांटने के पहले पुराना पाप साफ करना पड़ेगा कि नहीं? क्या बोला था मैंने कि आधी बात सेक्शन में और आधी बात रूल्स में, ठीक है ना? सही है सर, कोई दिक्कत है? नंबर 2 में वही बोला कि डिप्रेशन का फॉर्मेट है शेड्यूल 2, हटाओ सर, ये स्टार है इंटरिम डिविडेंड। मैंने आज जब डिविडेंड बोलना चालू किया था तो आई टोल्ड यू कि जो पहले मतलब था इंटरिम डिविडेंड का वो इन्होंने पलट पुलट के रख दिया, अब वो अप्लाई होता ही नहीं है सर। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड आप बोलता है कि साल के बीच में भी दे सकते हो, साल के बाद में भी दे सकते हो। ये तो LIC का डायलॉग है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के वैसा कुछ। ठीक है, व्हेन कैन यू गिव इंटरिम डिविडेंड? ड्यूरिंग, मतलब बीच में दे सकते हैं साल के, बोला बाद में भी दे सकते हो, साल खत्म होने के बाद और AGM के पहले। ये है अमेंडमेंट, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, बैलेंस शीट PL बन के रेडी है, प्रॉफिट पता है, अब या AGM में दोगे तो फाइनल डिविडेंड, AGM के पहले दोगे तो इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आप कौन से प्रॉफिट से निकाल के दे सकते हो? पुराना PL, ठीक है, या फिर अगर साल खत्म होने के बाद दे रहे हो, साल खत्म होने के बाद इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो AGM के पहले, तो इस साल का जो प्रॉफिट आया उससे, या फिर अगर साल के बीच में दे रहे हो तो जितना क्वार्टर्स खत्म हुआ उसका मिलाकर प्रॉफिट से निकाल के। क्लियर है ये? तो आज के दिन इंटरिम डिविडेंड का मतलब एक ही है, AGM में जो नहीं डिक्लेयर हो वही है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब बोला, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। हम लोग ना नवंबर 2025 में खड़े हैं, एक बार नवंबर 2025 में हमारे पहले कितना क्वार्टर बीत चुका है इस साल का? 2 क्वार्टर, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर। इन दोनों क्वार्टर में मिलाकर लॉस था, इन दोनों क्वार्टर में मिलाकर लॉस था। क्वार्टर 1 40 लाख का प्रॉफिट, क्वार्टर 2 70 लाख का लॉस, तो दोनों मिला के 30 लाख का लॉस। तो और फिर भी आपका मन है कि इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो, तो ज्यादा नहीं दे सकते। कितना दे सकते हो? एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जब इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, अगर उसके पहले तक जो क्वार्टर्स बीत चुके हैं वो मिला के अगर लॉस है तो आप ज्यादा नहीं दे सकते। कितना दे सकते हो? एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। डन है?
ये 5 दिन वाली बात बता दी मैंने, escrow अकाउंट में डालना पड़ता है। किसको डिविडेंड देंगे? बड़ा एक सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। आईसीआई का पढ़ो, ठीक है। ये बात सुनो, हमारा पुराना शेयर होल्डर है बिनॉय, उसने अपने शेयर्स बेच दिए मोहन को। कब? 18 जून को कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से बिनॉय का नाम हट गया और मोहन का नाम आ गया। कंपनी की एजीएम कब हो रही है? 3 सितंबर, 3, और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया 7 सितंबर। सर ये क्या होता है रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट इज द डेट जिस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा जो बंदा भी रिकॉर्ड डेट के दिन हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर है उसी को मिलेगा डिविडेंड। तो रिकॉर्ड डेट कब है? 7 सितंबर। और रजिस्टर मेंबर में मोहन का नाम कब आ गया था? जून में ही आ गया था। तो जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन रजिस्टर में पुराने शेयर होल्डर बिनॉय का नाम है कि नए शेयर होल्डर मोहन का नाम है? तो हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड? मोहन, ठीक है। तुम बोलोगे सर तो कॉमन सेंस है, इस बार डायलॉग अलग है, ठीक है। इस बार डायलॉग अलग है, बात को ध्यान से सुनो। सर यहां पर ना बिनॉय जो है वो पूरा खांटी देसी अकाउंट्स कंसेप्ट लगाया। वो बोला आप लोग डिविडेंड दे रहे हो सितंबर महीने में फॉर द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड एंटायर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आई वाज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, माय मनी वाज इन्वेस्टेड, सो इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट मनी यू शुड पे डिविडेंड टू मी। हम लोग बोलेंगे ये अकाउंट्स नहीं, लॉ है। सेक्शन नंबर 123, रिकॉर्ड डेट के दिन जो हमारे रजिस्टर में मेंबर है उसका पैसा भले ही धंधे में प्रॉफिट यूज करके कमाया हो कि नहीं उससे मतलब नहीं है, जिसका नाम है उसी को मिलेगा। तो किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो पहले इधर हु विल गेट द डिविडेंड? नंबर 1, या अगर उसने किसी और को एंडोर्स कर दिया है ऑर्डर या उसके बैंक में जमा होगा, ठीक है। डिविडेंड कैसे देते हैं हम लोग? कैश भी चलता है, कंपनी लॉ में कैश चलता है, इनकम टैक्स नहीं है कि अकाउंट पे ही चेक, ठीक है। कैश चलता है, चेक भी चलता है, कैसा भी चेक, यहाँ ये नहीं बोला अकाउंट पे ही चेक। जब कैश बोल दिया तो फिर तो कैसा भी चेक चलेगा, और क्या। चेक के अलावा और क्या है? वारंट का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, और इलेक्ट्रॉनिक मोड, सीधा आपके बैंक अकाउंट पैसा, आजकल बैंक में ही आता है सीधा पैसा, ठीक है ना। ओके, मेरा एक डाउट है, एक आईटीसी कंपनी ने ना डिविडेंड डिक्लेयर किया, तुम लोग बहुत खुश, हाँ तुम लोग ये सुन के आया क्लास में ऑलरेडी। तुम लोग घर में सोच रहे थे चेक आएगा चेक आएगा, तुमको 2000 रुपया मिलने वाला था डिविडेंड का, तुमने खोला, उन्होंने गिफ्ट हैम्पर भेज दिया। गिफ्ट हैम्पर में आशीर्वाद भारी था, 5 किलो का आशीर्वाद आटा, और क्या बनाते हैं लोग, चिप्स, बिंगो चिप्स, सनफीस्ट के बिस्कुट, क्लासमेट के कॉपी पेन, ये भेजे, ठीक है, यही भेजे हैं, अच्छा माल भेजा है, ठीक है। क्या वो लोग पैसा के बदले आपको सामान भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते हैं। इट हैज टू बी पेड इन मनी, नॉट इन वस्तु में नहीं भेज सकते आपको। ये क्लियर है ना? ठीक है, खत्म। डिविडेंड खत्म, क्लियर है? ओके, अब मैं एक बहुत ही शानदार नया चैप्टर रिवाइज कराने जा रहा हूं, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इधर देखो 9 नंबर क्या लिखा है, इसका फॉर्म नंबर होता है AOC, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज AOC, 5 से 15 मार्क का लंबा है ये चैप्टर, नीचे वाले ऑडिटर से भी लंबा है, मतलब बहुत कंटेंट है अंदर घुस के इसके, ठीक है। इसका भी एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। कितने मार्क का आता है? चैप्टर का नाम बेयर एक्ट में अकाउंट्स है, बट इट्स नॉट ओनली अकाउंट्स के अलावा कुछ और चीजें भी हैं। इसको पढ़ने का सही सीक्वेंस समझ लो। 135 पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा टॉपिक है, पहले बोल रहा हूं। CSR का अकाउंट से कोई लेना देना? 138 नन्ना सा टॉपिक है। इंटरनल ऑडिट, उसका भी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर अकाउंट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे 128, 129, 129A,
130, 131, 136, 137, ये है अकाउंट्स एंड एफएस वाली पूरी टॉपिक, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 134, ये एकदम अलग है, ये अकाउंट्स एफएस नहीं, ये है बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट। इट इज गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स। देखो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारी बातें आपको पता नहीं चलती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नंबर्स बताता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट से। क्लास में पढ़ाते तो याद है कितनी बार मैंने आईटीसी का तुम लोगों को बोर्ड रिपोर्ट दिखा के बोला था, हमेशा लोग सिगरेट का रोना करते रहते हैं। आईटीसी, कोई भी एनुअल रिपोर्ट आईटीसी का डाउनलोड कर लो, उसमें बोर्ड रिपोर्ट में जाना कंट्रोल फाइंड सिगरेट। वो लोग सिगरेट को लेकर जो रोना पीटा मचाएंगे, हाय 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 चलता रहेगा उनका, कि गवर्नमेंट ने सिगरेट का वो लेबल पे वो लगा दिया, फटा हुआ लंग्स लगा दिया कटप्पा एक्ट के अंदर, फिर सिगरेट पे टैक्सेस भारत में बहुत ज्यादा है तो दाम बढ़ गया, लोग बीड़ी पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, ठीक है। इनका चलते रहता है रोना पीटना। ये बात कभी भी आप सोचो बैलेंस शीट पीएल में आती, ये कहां पे आएगी? बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट का अपना अलग ही बात है, ओके। तो दैट्स बोर्ड रिपोर्ट। और फिर ऑडिटर लोगों को पंबू करने के लिए आ चुका है नाफरा, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये 132 है, दैट्स द सीक्वेंस यू शुड फॉलो, ठीक है। अच्छा, अभी तुम लोग नोटिस करो बोर्ड पे जरा, 133 छूट गया क्योंकि उसकी औकात नहीं है, ठीक है। उसमें बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एएस इंड AS प्रिस्क्राइब कर देगा, तो कर दिया, बस हो गया, लो 133 हो गया, ओके। तो उसकी, क्योंकि जब जब पूरे लॉ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है ना, उसके बगल में लिखा था एज रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 133, तो उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली मटेरियल, ये ठीक है। तो विल स्टार्ट द सीक्वेंस, वी फर्स्ट स्टार्ट रिवाइजिंग CSR, एकदम भयंकर होगा अभी देखो। CSR टॉपिक में बहुत लंबा टॉपिक है ये, 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस, ओके। इसमें अपने को सेक्शन भी पढ़ना है और पूरा CSR का रूल्स भी पढ़ना है, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया CSR, पहले फोटो। ये मैंने कॉपी में बनवाया होगा, ठीक है, तो फोटो ले लो। ओके सर, ठीक है। बात करें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, कोई नहीं बचेगा इससे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इवन वो भी शामिल है, किसी को हमने छोड़ा नहीं है, सब शामिल है। पर उनको इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का यहां पे एक बार बोल रहा हूं, बाद में दिखा दूंगा, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़। सर ये अजीब नहीं लग रहा है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़, तो 5 करोड़ तो बहुत सारा कंपनियों का। बोला हाँ बहुत सारा। तो अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको CSR करना पड़ेगा। अच्छा, ये तीनों फिगर आप कब चेक करोगे? जो आपका 31 मार्च गया है ना, उस दिन का चेक करोगे, ठीक है। और ये हर साल सेपरेट चेक होता है। मतलब मान लो कि मेरा अभी अभी जो 31 मार्च खत्म हुआ है उसमें इनमें से कोई एक फिगर क्रॉस हो रहा है, तो इस करंट फाइनेंशियल में मुझे CSR करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर मान लो 31 मार्च को ये तीनों फिगर नीचे चले गए तो फिर अगले साल CSR करना नहीं पड़ेगा। तो इट हैज टू बी चेक्ड एवरी ईयर। पढ़ो क्या लिखा है। सर ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट और इसको आए हुए हो गया काफी टाइम, पर अभी तक आप पाओगे कि कई जगह पर ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है पुरानी चीजें ज्यादा रहती हैं, पर ICAI की मैट में अपडेटेड है बॉस, ठीक है। पुराना नियम क्या था कि अगर एक बार आपके ऊपर CSR लग गया
तो भले ही फिर फिगर्स कम भी हो जाए, 3 साल तक तो कम से कम चलाना पड़ेगा। अब वो हट गया, अब हर साल अलग चेक करते हैं, ठीक है। इस साल CSR है, इस साल नहीं है, इस साल है, इस साल नहीं है, इस साल है, इस साल नहीं है, हर साल चेक करो बेस्ड ऑन 31 मार्च। फिगर्स बोलो, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़। अब लोगों का, स्टूडेंट्स का एक धारणा है उनकी कि CSR सेक्शन का मेन मकसद है 2% खर्चा कराना। नहीं, यू आर रॉन्ग। CSR सेक्शन का मेन मकसद 2% खर्चा कराना नहीं है। इनका मेन मकसद है आपके अंदर सिस्टमैटिक CSR क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? सिस्टमैटिक। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैं सड़क से जा रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल है, इंडिया में इट इज वेरी वेरी कॉमन कि कोई ना कोई आएगा और आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। कभी आप दोगे, कभी आप नहीं दोगे, इट डिपेंड्स ऑन आपका मूड उस वक्त कैसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा है ना। तो सर ये तो सिस्टमैटिक नहीं हुआ, ये तो सिस्टमैटिक नहीं हुआ, कभी आप देते हो कभी आप नहीं देते हो और रैंडम बांट रहे हो। हम चाहते हैं कंपनी CSR करे, सिस्टमैटिक करे, तभी देश को फायदा पहुंचेगा। रैंडम करने से फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा स्टेप इन डूइंग अ सिस्टमैटिक CSR इज टू मेक अ कमिटी कॉल्ड CSR। ये कौन है? डायरेक्टर्स। इनमें से लो 3 जनों को, कितनों को? 3 जनों को और एक कमिटी बना दो। मैंने 4 ले लिया। इनमें से लो 3 जनों को और एक कमिटी बना दो कॉल्ड CSR कमिटी। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन में लिखा हुआ है, डाउट नहीं आना चाहिए इसको लेके, कारण बाद में बहुत डाउट्स आएंगे, लड़ाई होगी, डिबेट होगा, कंट्रोवर्सी होगी। मैं पूरा एकदम सेक्शन प्रोवाइजो के साथ बोलता हूं, ठीक है। इधर ध्यान सुनो। बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो नियम है कि आप एक, देखो सबसे पहला काम क्या है? शैल कॉन्स्टिट्यूट, शैल अ कमिटी कॉल्ड CSR कमिटी। बोलता है बड़े बड़े कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो 3 डायरेक्टर में से एक ये होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, मतलब एटलीस्ट 3 से ज्यादा भी रख सकते हो, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नियम क्या है? कम से कम 3 डायरेक्टर। तो आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, आपकी इच्छा। और उसमें से कम एक, आप तीनों इंडिपेंडेंट भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट। तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए, उसमें से एक एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये है कमिटी। आप 1 से ज्यादा इंडिपेंडेंट भी रख सकते हो, आप 3 से ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हो, ये तो एटलीस्ट है, ठीक है। लेकिन सर बड़े कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होते नहीं है। बोला प्रोवाइजो में लिखा है, ठीक है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, प्रोवाइजो में लिखा है, सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 149, तो कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, कम से कम। ये नहीं कि कम से कम 3 रख लो बिना इंडिपेंडेंट के, कम से कम 2 चाहिए। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 149 नहीं है, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है भी नहीं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स हैं। कितने? 10। CSR कमेटी में कम से कम कितना चाहिए? 2 की 3? 2, ठीक है ना। ये प्रोवाइजो में लिखा है बकायदा। क्यों? एक्चुअली इसको लेके डाउट क्यों होता है? रूल्स में जो भाषा लिखी है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो वही अपने को संभल के चलना है। सेक्शन बड़ा है कि रूल्स? बेशर्मो, सेक्शन बड़ा है, मतलब औकात में बड़ा कौन है? मतलब साइज वाइज बड़ा नहीं बोल रहा था, सेक्शन औकात में कौन बड़ा है? सेक्शन बड़ा है कि रूल्स? सेक्शन। तो सेक्शन का प्रोवाइजो में लिखा है कि द कंपनीज व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 149 दे कैन कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी विद एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। बनाओ कमिटी। अब ये जो कमिटी है ना, ये एक पॉलिसी बनाएगा, रिटन CSR पॉलिसी। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, किसको देंगे, पूरा डिटेल पॉलिसी बनेगा, कैसे करना है CSR। ये पॉलिसी बनाएंगे और किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर वो लोग पढ़ेगा और अप्रूव करेगा, ठीक है, समझे। अब इनके 3 काम हैं। नंबर 1, फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी बेस्ड ऑन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में बताया हुआ है कि आप CSR के नाम पे क्या क्या कर सकते हो, केवल वही सबको लेके करना है, ठीक है। तो पॉलिसी बनाओ बेस्ड ऑन शेड्यूल 7, उसमें प्रेटी में सब कुछ आ जाता है, मैं याद करा दूंगा शेड्यूल 7 आज, ठीक है। नंबर 2, डिटरमाइन CSR स्पेंड। मिनिमम आपको 2% खर्चा करना जरूरी है। कितना? मिनिमम कितना? 2% ऑफ पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज, उसका 2% कम से कम खर्चा करना पड़ेगा।
तो आप लोग ज़्यादा भी तो खर्च सकते हो, कोई रोका है क्या? ठीक है। एंड थर्ड, CSR पॉलिसी को टाइम टू टाइम अपडेट करना, CSR के स्पेंडिंग को मॉनिटर करना, वो भी इनका काम है। तो कमेटी के 3 काम क्या है? 1 2 3 डन है ये? ओके। अब ये देखो पढ़ो, नोट्स ऑन CSR कमेटी, कम से कम कितना? 3। नीचे वाला पढ़ो, ये जहां मेरा उंगली है, ठीक है। भले ही आपके बोर्ड में ज्यादा डायरेक्टर्स हो, पर अगर आपके ऊपर इंडिपेंडेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स। ये बात प्रोवाइजो में लिखी है। बड़ा कर रहा हूं, हरा रंग पढ़ो, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइजो बेयर एट खोल के दिखाएं एमसी का वेबसाइट, तो अब ये कोई नहीं बोल सकता कि सर को आता नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 इट शैल हैव इन इट्स CSR कमिटी 2 और मोर का मतलब एटलीस्ट 2। तो आपके ऊपर अगर इंडिपेंडेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ये नहीं बोले कि 3 होना ही चाहिए विदाउट इंडिपेंडेंट, हम बोल रहे हैं 2 से काम चलेगा, प्रोवाइजो में लिखा है। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी काहे को मचती है? एक तो लॉजिक बोलता है कि ठीक है इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या हुआ, 3 डायरेक्टर बिना इंडिपेंडेंट वाले बना देंगे, तो एक तो लॉजिक उस फेवर में जा रहा है। ऊपर से इन बावड़ों ने रूल्स में ऐसा कुछ लिख दिया कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। रूल्स में क्या लिखा है पढ़ो, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149 कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी विदाउट सच डायरेक्टर। तो जो तुम चाहते थे, तुम्हारी भाषा को सपोर्ट मिल गया कि हाँ 3 तो चाहिए बिना इंडिपेंडेंट के, समझ रहे हो? 3 नहीं चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है तो कम से कम 2 लेके, समझ गए? अच्छा इधर देखो, प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 ही डायरेक्टर है, 2 को लेके बनाएगा, ठीक है, ओके। फॉरेन कंपनी के उसमें भी 2 लोग रहेंगे। नॉट कवर्ड इन अबव कैटेगरी, मतलब जो जिस पे इंडिपेंडेंट एप्लीकेबल है उसके लिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा ना कैसे बनता है, मतलब एक डाउट कैसे क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट लोगों के माइंड में। ऐसे ही होता है कि ये लोग की भाषा अटपटी हो जाती है थोड़ा। और लॉ देखो, लॉ का मतलब 100% लॉजिक नहीं है। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स इन क्लास, लॉ डज नॉट मीन्स एवरी टाइम लॉजिक, ऐसा नहीं होता। लॉ में बहुत कुछ इलॉजिकल है। सरकार को जो नियम बनाना है हम लोग को परेशान करने के लिए वो बना देगा और उसका एक लॉजिक भी सप्लाई कर देगा, ठीक है। हर बात को हम लोग लॉजिक सप्लाई कर सकते हैं, हर बात को गवर्नमेंट हर चीज का लॉजिक दे सकती है। कल को गवर्नमेंट आके बोलती है GST 22% होगा, 18% बोलता है 22% होगा, उसका भी लॉजिक वो लोग कुछ बना देंगे कि 22 तक ही नंबर है, कुछ भी बना देंगे। हमेशा से 18 थोड़ा था, एक टाइम पे ये 8% से शुरू हुआ था। इट स्टार्टेड विद 8% सर्विस टैक्स, जस्ट 8%। 8 से 10, 12 से फिर 14 नहीं किए, 15, फिर 15 से बोला अब बहुत हो गया 18, ऐसे गया तो आज 18% चल रहा है। तो कोई गारंटी कल भविष्य में 18 का आगे नहीं बढ़ेगा? कमा लोगे तो खर्च भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये डायरेक्टर्स का ज्ञान, ओके। अच्छा एक खास बात है, आप लोग को CSR में मिनिमम खर्चा कितना करना है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। आपने अपना 2% सॉल्व करके निकाला, इट केम टू 40 लाख रुपीस, ठीक है। आपने अपना 2% सॉल्व करके निकाला, कितना आया? 40 लाख रुपीस। तुम्हारी कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट है 20 करोड़, ठीक है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कितना? 20 करोड़। 20 करोड़ का 2% 40 लाख। अगर आपका ये मिनिमम अमाउंट 2%, ये 50 लाख के अंदर है, तो फिर आपको कमिटी बनाने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली CSR करेगा। जो जो काम कमिटी करता था वही वही काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब नाउ हु विल मेक द CSR पॉलिसी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जेम्प्ट पढ़ो। अगर वो जो आपने 2% सॉल्व किया अगर वो 50 लाख तक ही है तो भाई फिर कमिटी की जरूरत नहीं है, BOD विल डू इट। क्लियर है ये? अच्छा शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में याद करा दूंगा यहाँ से, मस्त है। शेड्यूल 7 पे भी एक पेश का ज्ञान है, मैं कुछ बोल रहा हूँ
ठीक है, मैं फोटो करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, शेड्यूल 7 के अंदर देर आर टोटल ऑफ 12 आइटम्स। ओके, देर आर टोटल ऑफ 12 आइटम्स। आइटम नंबर वाइज याद करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 का आइटम नंबर 1 ये बेयर एक्ट का है, एकदम ये याद करना है। आईसीआई ने अपनी किताब में डाला, पूछ रहे हैं सवाल इस पे जिस दिन एमसीक्यू आएगा पूरा हिंदुस्तान शेड्यूल 7 अगली बार चाट के जाएगा, पर फिर आएगा नहीं। अभी सब शेड्यूल 7 पे रिस्क लेते हैं कि सर ये तो कौन कर सकता है, आने तो सवाल एक बार, फिर कर सकता है। इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। वो होता है ना कि भाई हम लोग को कई चीजें इम्पॉसिबल लगती है, जब तक वो हो नहीं जाए वो वैसा हो जाता है। सबके साथ होता है, हम लोग सबके साथ ही। अब कोई अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया तो अब सबको एक मिल गया कि हाँ हम लोग भी फिर ला सकते हैं। जब तक कोई लाया नहीं, कोई नहीं ला सकता इंडिया से, वैसा है ना, वो चीज है। ठीक है, तो आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 याद करवा रहा हूं। ठीक है, एच से हंगर, एस से इस पहले वाले आइटम में मैक्सिमम चीजें कवर्ड है। जो जिंदगी की बेसिक 7 जरूरतें वो इसमें कवर्ड है। क्या क्या? हंगर मिटाओ, गरीबी मिटाओ, मैल न्यूट्रिशन मिटाओ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। क्या? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जैसे दवाइयां लेना, हेल्थ केयर, वैक्सीन लगवाना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अरे है ना, तो हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छ भारत। देखो उसमें स्वच्छ भारत कोष भी लिखा हुआ है, आप उसमें भी पैसा डोनेट कर सकते हो। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जीवन की बेसिक 7 जरूरतें हैं। दैट इज द फर्स्ट। हेगन, ई से एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन मत समझना, इवन कोई अच्छी बात का अवेयरनेस करना, सोशल कैंपेन करना, वो भी एजुकेशन है। सरकार ने कैंसर को लेके कुछ वो अवेयरनेस फैलाया, कोविड को लेके अवेयरनेस फैलाया, साफ सफाई को लेके अवेयरनेस फैलाया, वो भी एजुकेशन है। अवेयरनेस फैलाना, हर घर तिरंगा, अवेयरनेस फैलाना एजुकेशन, वो भी एजुकेशन है। वोकेशनल स्किल, जिससे नौकरी मिल जाए, वो भी एजुकेशन। तो एजुकेशन का ब्रॉड मतलब है। ठीक है, हेगन, जी से जेंडर इक्वालिटी, मर्दों को छोड़ के बाकी सबकी परवाह करना। इधर सॉरी पढ़ो 3 नंबर। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग विमेन, आगे पढ़ो। सेटिंग अप होम फॉर विमेन एंड ऑर्फन, ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप। ठीक है, वैसा। तो ये हो गया जेंडर। हेगन, ई से पर्यावरण, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। एन से नेशनल हेरिटेज को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज, पब्लिक लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का साइट रेस्टोरेशन। सर ये था हेगन। हेगन का फुल फॉर्म याद करो, या तो मैं हेगन कर सकता हूं या बेगन कर सकता हूं, मतलब बी भी एक ऑप्शन है, बेसिक नीड्स, तो BEGN। ठीक है, तो हेगन या बेगन जो भी सही लगे कर लो, याद करो। एच से हंगर, ई से एजुकेशन, जी से जेंडर इनइक्वालिटी, ई से एनवायरमेंट और एन से नेशनल हेरिटेज। वेरी गुड। अब क्या एस्पिरिन, एस्पिरेंट नहीं था, एस्पिरिन, ठीक है एस्पिरेंट कर लो उसका जो भी मैंने। ए से आर्मी, आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ग्रेट। एस स्पोर्ट्स, ओलंपिक, पैरालंपिक्स के लिए कुछ कर रहे हो। पी प्रधानमंत्री के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे अगर CSR नहीं हो रहा तो तुम PM के फंड में पैसा डाल दो, बात खत्म करो, जाओ। PM का फंड कौन सा है, नाम पढ़ो यार। PM नेशनल रिलीफ फंड, और कोरोना के टाइम पे बना था PM केयर्स। PM केयर्स का जिस दिन फुल फॉर्म आ गया ना एग्जाम में बम्बू हो जाएगा। PM तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, केयर्स का क्या है पढ़ो। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, जुमला पहले बनेगा, फुल फॉर्म बाद में। ठीक है, क्योंकि 2020 में कोरोना के नाम पे सरकार को पैसा चाहिए कि कोरोना के लिए आप और पैसा डालो, है ना, तो कुछ दिखाना चाहिए ना। PM केयर्स फॉर यू, तो केयर्स का फुल फॉर्म लोग ढूंढ लेंगे, इसमें क्या है, फुल फॉर्म तो ढूंढा जा ही सकता है हर चीज का। क्लियर है? तो ओके, ये मैंने हाईलाइट क्यों किया, काम आएगा हम लोग को बहुत ज्यादा। अगर आपसे CSR नहीं हो रहा है आप डाल दो इसमें, बात खत्म।
वो मान लेंगे CSR हो गया। क्लियर है? हेगन, एस्पिरिन, एस्प तो हो गया, आर क्या है? रिसर्च। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा डोनेट किया है IITs वगैरह को, IITs नेशनल लेबोरेटरीज के साथ आपने रिसर्च शेयर किया है या रिसर्च का फॉर्मूला उनको अपना दिया है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया और सरकार को डोनेट कर दिया, बोला वो भी CSR मान लेंगे जाओ। ठीक है, एस्पिरिन हो गया। अब क्या है? रश्दी, सलमान रश्दी का नाम सुना है? बहुत बड़ा ऑथर है, नोबेल प्राइज। रुश्दी। आर, रूरल डेवलपमेंट। एस, स्लम डेवलपमेंट। रूरल और स्लम अलग होता है। रूरल मतलब होता है विलेज, स्लम मतलब होता है शहर के अंदर ही बस्ती, झुग्गी, जैसे मुंबई में धारावी। डी, डिजास्टर मैनेजमेंट। कोविड एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, उसके लिए जो लोग जो भी करेंगे आ जाएगा इसमें। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये है सर शेड्यूल 7 के 12 आइटम्स। अब सुनो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो सवाल। ओके, एक कंपनी है कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है। ये किस में जाएगा? आइटम नंबर 1 में जाएगा हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आइटम नंबर 2 में जाएगा अवेयरनेस एजुकेशन। आइटम नंबर 12 में जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। शेड्यूल 7 के ऊपर आराम से MCQ बना सकता हूं, ये डालूंगा और बोलूंगा MCQ में बताओ तो ये जो आपने कोविड वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस फैलाया बताइए तो ये शेड्यूल 7 के कौन से आइटम में जाएगा। 4 ऑप्शन दूंगा आपको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा आइटम नंबर 1, 2 एंड 12। किसी में लिखा हुआ रहेगा 1 एंड 2, किसी में रहेगा 1 एंड 12, किसी में रहेगा 1, 2, 3, 12, 1, 2, 9, 12। तो सही आंसर क्या है? 1, 2 एंड 12। आराम से MCQ बन सकता है। ठीक है, कोविड में बहुत सारा काम आप लोगों ने किया होगा, जैसे अपने क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो अपने ऑफिस को ही आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हॉस्पिटल्स बनवाया, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, नॉर्मल लोगों का वैक्सीनेशन फ्री में करवा दिया। ये सब किस में जाएगा? 1 एंड 12। 1 हेल्थ केयर, 12 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कोविड का जनरली आंसर 1 एंड 12 होता है और अवेयरनेस है तो 1, 2 एंड 12। हर घर तिरंगा किस में जाएगा? 2। हर घर तिरंगा किस में जाएगा? 2। ठीक है, भारत सरकार का इनिशिएटिव आया था 2 साल पहले, बोला था सबको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तिरंगा लगा लो। कई जन का आज तक लगा हुआ ये तिरंगा। ठीक है, तो वो हर घर तिरंगा, ठीक है, वो अवेयरनेस में जाएगा। डन है? समझ में आ रहा है? दैट वाज शेड्यूल 7 फॉर यू। यहां तक क्लियर चल रहा है CSR? ओके, अब हम लोग अंदर एंटर करने जा रहे हैं। ये सब सेक्शन नंबर 1, 2, 3 चालू हो गया। जो मैं बता चुका हूं डायग्राम में वो नहीं, एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? CSR कमेटी एक पॉलिसी बना के बोर्ड को देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पॉलिसी को पढ़ेंगे, अप्रूव करेंगे कि हाँ ये पॉलिसी सही है। इस पॉलिसी का समरी वेबसाइट पे डालेंगे कंपनी के और बोर्ड रिपोर्ट में लिंक दे देंगे उसका कि हमारे वेबसाइट पे हमारा CSR पॉलिसी अवेलेबल है। ठीक है, कोई कंपनी जरूरी है कि शेड्यूल 7 के 12 आइटम्स पे ही काम करे? कोई 1 या 2 पे भी तो काम कर सकता है, बल्कि बढ़िया काम होगा, है ना? तो पॉलिसी में सब लिखा रहता है। दूसरा, हर साल आपने क्या CSR किया इसका एक रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट ऑन CSR। उसको ये लोग पब्लिश करेंगे बोर्ड रिपोर्ट के साथ इन द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, और चेक करेंगे सारा CSR बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट इज द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन CSR? पढ़िए, ब्लू डिब्बा। एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग इमीडिएटली 3% फाइनेंशियल ईयर। एक बात याद रखना, नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198। ठीक है, अच्छा कंपनी को पैदा हुए 3 साल नहीं हुए, 2 साल ही हुए, तो 2 साल का एवरेज। ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? लॉ में लिखा है, प्रोवाइजो में, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? बैंगलोर की कंपनी CSR कहां करेगी? बैंगलोर में। महाराष्ट्र की कंपनी CSR कहां करेगी? मुंबई में, लाइक दैट। अच्छा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस से डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड होता है कि आपका ऑपरेशंस कहां पे है, आपकी फैक्ट्री कहां पे, आपका वेयर हाउस कहां पे है। अब जैसे रिलायंस है, क्या रिलायंस सिर्फ मुंबई में है कि पूरे भारत में? तो पूरे भारत में करेगा। ठीक है ना, उनका कारोबार तो हर जगह ही, उनके ऑफिस तो हर जगह है वैसे। ठीक है, अब ये जो पूरा एक हार्ड पोर्शन है इसको समझने के लिए वी हैव अ सुपर डायग्राम।
ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। इस डायग्राम को बताने के बाद दो चार बेसिक बात बताता हूँ। CSR खाली छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है कि बड़ी चीज़ों के लिए भी हो सकता है? छोटी चीज़ें मतलब एक ऐसा स्मॉल एक्सपेंडिचर जो अभी के अभी हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो हो सकता है, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? करोड़ रुपए खर्च होंगे और कई साल लगेगा। इसको इन्होंने एक नाम दिया है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया है? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब होता है मल्टी ईयर CSR प्रोजेक्ट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। मल्टी ईयर CSR प्रोजेक्ट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स मतलब करंट ईयर को छोड़ के और 3 साल, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो ज़रा क्या हुआ कि हमारा CSR का कोटा था 2%, हमने ना ज़्यादा खर्चा कर दिया 2.5%, हमने इस साल ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, क्या हम नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते हैं? बोला हाँ, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। हेडिंग पढ़ो, एक्सेस CSR स्पेंट मोर देन 2%, सेक्शन नंबर। जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पेंड किया वो आने वाले 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? ओके। अब इधर क्या लिखा है? उल्टा, आपने 2% से कम खर्चा किया। लेट से आपका अभी तक 1.5% खर्चा हुआ, तो 0.5% बचा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्पेंड CSR अमाउंट। उसको लेके पहला सवाल है, क्या ये मतलब किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर, वो बैंक में रखा हुआ, उसका अस्पताल बन रहा है अभी, तब वो लोग बोलेंगे ठीक है फिर 3 साल में कर लेना। लेकिन अगर वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है तो 30 दिन दे रहा हूं, शेड्यूल 7 के फंड में डाल देना। ओके, हाँ यहां से 6 महीने के अंदर। ठीक है, इट इज नॉट फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आपके पास 6 महीने का वक्त है फाइनेंशियल ईयर एंड से, उसको आप शेड्यूल 7 के फंड में डाल देना। शेड्यूल 7 का फंड मतलब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स, उसमें डाल देना। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना कि क्यों नहीं कर पाए, और छोड़ेंगे नहीं वो पैसा तुम्हारे पास, वो पैसा मोदी जी ले लेंगे आके, PM फंड में डाल देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, लेकिन मान लो वो किसी लंबे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से 3 साल, तो बोलेंगे ठीक है, फिर 30 दिन में आप उसको एस्क्रो अकाउंट में डाल लो। उस एस्क्रो अकाउंट का नाम क्या है? अनस्पेंड CSR अकाउंट, उसमें डाल लो और फिर 3 साल तक खर्च लेना। 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गए 31 मार्च, फिर भी बच गया पैसा, तो फिर जो भी बचा हुआ है वो अगले 30 दिन में डाल देना शेड्यूल फंड में। 30 दिन में डाल दो यू अनस्पेंड CSR अकाउंट में। अगर उसके बाद भी खर्च नहीं हुआ, 3 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गए, जैसे 31 मार्च को हमारे पास पड़ा हुआ था कुछ पैसा, 31 मार्च 2025 को, तो इन्होंने बोले 30 दिन के अंदर डाल लो, हमने डाल लिया। अब 31 मार्च 2028 आ गया, मतलब 3 साल क्रॉस, 3 फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट 30 डेज मतलब 30 अप्रैल 2028 तक उसको डाल दो आप शेड्यूल 7 फंड में। अगर इन तीनों में आपसे भारी मिस्टेक हो गया, मतलब आपने शेड्यूल 7 फंड में नहीं डाला या एस्क्रो अकाउंट में नहीं डाला, तो आपको सजा मिलेगी। और सजा भी कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, मोटी मोटी सजा है। कंपनी के ऊपर सजा कितनी है? 2 टाइम्स द अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट तुमको डालना था उसका 2 टाइम्स, और 1 करोड़ रुपया, विच एवर इज लोअर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितना? 1/10, देख रहा है, 1/10 ऑफ द अमाउंट, और 2 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर, पेनल्टी भी देना पड़ेगा। डन है, दैट वाज सेक्शन 135। अब उसके रूल्स भी हमारे सिलेबस में, इंस्टीट्यूट किताब में। अब रूल्स के अंदर भी जो तगड़े तगड़े वो बता रहा हूँ। ठीक है, कंपनी लोगों को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो वो लोग हर चीज़ को CSR बोल देंगे। जैसा एग्जांपल सुनो, कंपनी के डायरेक्टर्स रोज दोपहर में जोमेटो से खाना मंगा के खाते हैं, बोलते हैं हंगर मिटा रहे हैं, CSR। अरे भाई, खुद का हंगर वो CSR नहीं है। तो इन्होंने एकदम पूरा टाइट कर दिया, बोला इन 6 चीजों को हम CSR नहीं मानेंगे। कौन सी 6 चीजें? नोपेस N, वो काम जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो वो CSR नहीं हो सकता। आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, तो मेरी वजह से इसका घर चल रहा है, तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से तुम्हारा धंधा चल रहा है। उल्टा
वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसको आप नहीं बोल सकते कि ये तो CSR है, दैट्स नॉट CSR। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर 2, भारत के बाहर CSR करो क्या हो गया, तो वो हम मानेंगे नहीं। नंबर 3, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया आपने, बोला वो लोग देश सेवा करेंगे, हैं नहीं, वो CSR नहीं है। अपने एम्प्लॉयज के भले के लिए कुछ कर रहे हो तो वो तो गुडविल घूम के तुमको ही मिलेगा ना, तो वो भी CSR। अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीन लगवाया है, वो CSR नहीं है, दुनिया को लगाओ तब CSR है। स्पॉन्सरशिप कर रहे हो सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स का, तो वो तो मार्केटिंग हो गया, समझ रहे हो, कोई अच्छा अच्छा चीज नहीं होता क्या, उसमें स्पॉन्सरशिप लगा रहे हो तो वो तो मार्केटिंग हो गया, फिर वो CSR नहीं है। अपनी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी है टाटा केमिकल्स, उन लोगों का पूरा एक पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का प्लांट है, ठीक है, क्योंकि वो नियम है कि अगर आप केमिकल बनाओगे तो जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको साफ करना पड़ता है, तो ये तो उनका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना, वो ये थोड़ा बोलेंगे हमने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा किया, दैट्स नॉट CSR। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इज नॉट अ CSR, हम टैक्स दे रहे हैं, CSR नहीं है वो, ठीक है, ये क्लियर है। एक बार क्या हुआ था उनको बताता हूँ, फाइनल के अकाउंट्स में क्वेश्चन आया, फाइनल के अकाउंट्स में क्वेश्चन, और स्टूडेंट लोग हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी है उन बिस्कुट बनाती है, ब्रिटानिया बिस्कुट बनाती है, तो नेपाल में अर्थक्वेक आया था तब की बात है ये, तो उन्होंने जाके नेपाल में अपना पूरा वो बिस्कुट का पैकेट जो है नेपाल में बंटवा दिया, बताओ CSR है कि नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड इंडिया, सेकंड पॉइंट अपना माल बांटोगे वो CSR नहीं है। ब्रिटानिया वाला अगर पार्ले की बिस्कुट खरीद के बांटे तो CSR है, समझ रहे हो क्या, आप अपना कुछ कर रहे हो ना, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा, वो CSR नहीं है। स्टूडेंट आया बोला सर मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए, गरीबी है, ठीक है, मैंने पैसा कम कर दिया या हटा दिया, वो CSR नहीं है, वो बोलता है वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। CSR का मतलब है स्पेंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग से आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, नॉर्मल में कुछ भी हो रहा है वो CSR नहीं है। आर यू ओके विद दिस, समझ रहे हो बात को। वो तो फिर हिंदुस्तान लीवर वाले क्या करेंगे, हर साल जो स्टॉक बच जाता है बांट देंगे, बोले हो गया CSR, स्टॉक तो बचता ही कंपनियों के पास। हिंदुस्तान लीवर के पास वॉल्स आइसक्रीम, वो क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, उसका स्टॉक बच गया, आइसक्रीम बंटवा दिया सड़क पे, तो CSR, हंगर भी मिटेगा, ठीक है। अगर हिंदुस्तान लीवर बास्किन रॉबिन का खरीद के बटाए तो CSR है, अपना खुद का आइसक्रीम बांटे वो CSR नहीं है, याद रखना ये। ठीक है, सुनो, हम लोग एक इंडियन कंपनी है, हमारे फॉरेन में भी ब्रांचेस हैं, उनका प्रॉफिट हमारे नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे CSR कर रहे होंगे ना, जैसे हमारे देश में CSR का नियम है, लंदन वगैरह में भी तो होगा, तो लंदन वाला ब्रांच अपने वहाँ पे CSR करेगा, तो प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है। नंबर 2 सुनो, एक जबरदस्त पॉइंट है, मैं ITC कंपनी हूँ, बड़ी कंपनी, मैंने रिलायंस कंपनी में पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उन पे CSR एप्लीकेबल है और उन्होंने 2% CSR कर दिया। अब रिलायंस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो वो डिविडेंड आएगा और मेरे PL में ऐड होगा, बोलेगा ये डिविडेंड पे ऑलरेडी CSR हो चुका है, तो ये तुम प्रॉफिट में इंक्लूड मत करो। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर CSR, प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस and dividend from other companies in India which are required under section 135 to do CSR and they are also doing CSR, कवर्ड भी और कर भी रहा है, तो उनसे डिविडेंड आया तो वो CSR किया हुआ पैसा है, ठीक है, वो शुद्ध पैसा है, क्या ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसको करना है CSR, बोला सब करेगा, बाप करेगा, बेटा करेगा, विदेशी बेटा भी करेगा, फॉरेन कंपनी सब करेगा CSR, ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो कि 31 मार्च को हमारे फिगर्स 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ के नीचे हैं, तो इस साल हमको CSR अप्लाई नहीं करता, पर हमारे पास कुछ अनस्पेंड CSR अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो बोलता है जब तक वो पड़ा हुआ पैसा है ना अनस्पेंड CSR अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में, तब तक CSR तुम पे अप्लाई करेगा। CSR कैसे कर सकते हो, बोलता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, खुद कर सकते हो कंपनी, या फिर आप एक NGO खोल सकते हो, या भारत सरकार का बना हुआ NGO है, या कोई दूसरा NGO जिसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके थ्रू भी आप CSR करवा सकते हो। यूनिसेफ को देके भी करवा सकते हो, जो इंडिया वाला यूनिसेफ है, विदेशी NGOs को नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। जो भी NGO
CSR का डोनेशन लेता है कंपनी लोग से। देखो अब जैसे CSR आया तो तुम लोगों को मैं बताता हूँ क्या होना चालू हो गया, जितने भी NGOs हैं सब बड़े बड़े कंपनी में जाके अप्रोच करना चालू कर दिए कि आप लोग का तो CSR का कोटा है, आप हम लोग को दे दो, हम लोग उससे कर लेंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है 3 साल का। तो कंपनियां बोली ओके कूल, देने भी लग गए। इन सारे NGOs को गवर्नमेंट मतलब कंट्रोल करेगा कि नहीं, तो इन सारे NGOs को CSR 1 फॉर्म जमा करके गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दे विल सबमिट अ CSR 1 फॉर्म सर्टिफाइड बाय CACS CMA और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से CSR करा सकते हो पर वेट, डिजाइनिंग ऑफ द CSR प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग ऑफ द CSR प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो लोग कर लेंगे, पर इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है ICA किताब में, क्या आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से CSR करा सकते हो? यस, बट इट विल बी लिमिटेड टू डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन आपको खुद करना है। ठीक है, ये तो मैं बता ही दिया तुम लोग को। CSR एक्सपेंडिचर में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी तो लगेगा, एडमिन ओवरहेड्स पे MCQ आ सकता है, इट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर। अच्छा, CSR से सरप्लस हो गया, जैसे हम लोगों ने CSR के नाम पे बहुत सारे अस्पताल बनाए थे, तो वहाँ पेशेंट लोग से थोड़ा पैसा भी लिया जाता है, तो सरप्लस आ गया, क्या वो सरप्लस धंधे में इंक्लूड कर लें? नहीं भाई, वो उसी प्रोजेक्ट में रिसाइकल यूज होगा या CSR के लिए यूज होगा या शेड्यूल 7 फंड में जाएगा, पर हम धंधे में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल बी प्लाउड बैक इन द सेम प्रोजेक्ट और शिफ्ट टू एन एस्क्रो अकाउंट एंड स्पेंड फॉर अदर CSR और शेड्यूल 7 फंड, पर आप बिजनेस में यूज नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा है, आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर अरे आप एक CSR रिपोर्ट भी अटैच करोगे। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ ही जाता है, ये भी अच्छा है। इम्पैक्ट असेसमेंट, आप लोग इतना CSR कर रहे हो बड़े बड़े कंपनी, तो उससे अल्टीमेटली क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ उसका भी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए 2-3 कंडीशन से सुन लो। नंबर 1, ये इम्पैक्ट असेसमेंट आपको किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना पड़ेगा। किससे कराना पड़ेगा? सम इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो करेगी कि आपके CSR से क्या फायदा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये इम्पैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर बिग कंपनीज जिनका CSR ऑब्लिगेशन जो 2% है वही 10 करोड़ या उससे ऊपर है। ठीक है, अ कंपनी जिसका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स 10 करोड़ या उससे ऊपर है। अब उसको अपने सारे CSR एक्टिविटी का इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराना, केवल वो वाले प्रोजेक्ट्स जिनमें उसने 1 करोड़ से ऊपर खर्चा किया है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 1 साल हो चुका है। जैसे एक कंपनी है जिसने जगह जगह टॉयलेट्स बनवा दिए थे, पब्लिक टॉयलेट्स, तो ये आएगा ना शेड्यूल 7 में सैनिटेशन में, और ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का खर्चा आया है 2 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ से ऊपर आया है। ये टॉयलेट्स को बने हुए 1 साल क्रॉस हो चुका है। ठीक है, और कंपनी का एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ऊपर है, तो इनको इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि हमने जो सैनिटेशन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए थे इसका क्या अल्टीमेटली फायदा पहुंचा। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट जो एजेंसी करेगी पैसा लेगी कि नहीं लेगी? फीस देगी। कितना फीस दे सकते हो? मैक्सिमम 2% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर। 2% प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का 2% CSR का 2% या 50 लाख रुपया, विच एवर इज हायर, उतना फीस आप दे सकते हो फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, बिग 4 ये भी करते हैं। बिग 4 क्या नहीं करते? दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन 135 CSR। अब एक छोटा टॉपिक करेंगे 138 इंटरनल ऑडिट। ये एकदम छोटा सा है, ठीक है, एकदम नन्हा सा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। बड़े बड़े कंपनियों को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है। सर बड़े कंपनी मतलब कौन? नंबर 1 लिस्टेड कंपनी, नंबर 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका फिगर्स पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़, या फिर बोरोइंग्स एक्सीड 100 करोड़, या फिर डिपॉजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मैंने 50 लिख दिया, 25 करोड़। ठीक है, इनको कराना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट कंपलसरी। प्राइवेट कंपनी जिसका 200-100 का लिमिट है, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ प्लस है या बोरोइंग्स एक्सीड 100 करोड़, उनको भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट कौन करेगा?
1 2 3 CA, CMA या एनी सूटेबल प्रोफेशनल इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट तुम लोग को सूटेबल प्रोफेशनल का। इंजीनियर वो भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट, ऐसे चकराने की जरूरत नहीं है। स्टैट ऑडिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरनल ऑडिट। ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सच अदर प्रोफेशनल इंजीनियर लोग भी कर सकते हैं, टेक्नीशियंस। डन है ना? इनको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पासिंग BRN BM। इंटरनल ऑडिटर बाहर वाला भी हो सकता है, आपके घर का एम्प्लॉय भी हो सकता है। CA और CMA को अगर रख रहे हो तो वो प्रैक्टिसिंग भी हो सकता है, सर्विस वाला भी हो सकता है, इवन थर्ड कैटेगरी भी हो सकता है। CA और CMA इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली CA CMA लोग फर्म होते हैं, LLP होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते, लेकिन यहां अलाउड है, ठीक है, ठीक है। ये रेयर केस है। ऐसा अभी आ गया है CA एक्ट के अंदर अमेंडमेंट। तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, तुम लोगों ने बोला हम पास हो गए, या कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो, हम लोग पास हो गए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, पर प्रैक्टिस में हम लोग ऑडिट का काम नहीं करेंगे, स्टैट ऑडिट वगैरह का। तो फिर आपको आज़ादी है कि LLP बनाने की जरूरत नहीं, खोल लो प्राइवेट कंपनी कंसल्टेंसी का और उसके थ्रू आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो। तो वो अलाउड हो चुका है। इस पर MCQ आया है एग्जाम में कि जिस CA CMA फर्म से आप कराना चाहते हो, मान लो वो लोग फर्म नहीं है, मान लो वो लोग इंडिविजुअल नहीं है, मान लो वो लोग बॉडी कॉर्पोरेट, चलेगा? चलेगा। इंटरनल ऑडिट के लिए वो अलाउड है, स्टैट ऑडिट के लिए वो अलाउड नहीं है। स्टैट ऑडिट में खाली इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट भी अलाउड है। याद रहेगा ना MCQ? ओके, पढ़ो एग्जाम्पल। ऐसे गए ब्रैकेट में क्या लिखा है तो बात ही खत्म है, फिगर चेक करना ही नहीं है, लगेगा इंटरनल ऑडिट। ये लोग अब तक इंटरनल ऑडिट बाहर वाली फर्म से कराते थे, अब बोलते हैं कि हम लोग अपना इन हाउस डिपार्टमेंट क्रिएट करके कराएंगे, चलेगा क्या? हाँ, अलाउड है। हमने अभी देखा 2 बड़े बड़े टॉपिक किए, इसका अकाउंट से कोई लेना था नहीं। अब मैं घुसूंगा अकाउंट्स में, बड़ा टॉपिक है सर, रिवाइज कराऊंगा ब्रेक के बाद। ओके, अब हम लोग अकाउंट्स के अंदर जो मेन अकाउंट्स वाले सेक्शंस है ना, ये इनमें एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 128। ये आ गए इधर हम लोग। मैं 2 वर्ड सिखा रहा हूं, एक है बोआ, एक है बॉर्प। बोआ मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली, लेकिन बॉर्प उससे ज्यादा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स, ठीक है। तुम लोग पाओगे कि सेक्शन के अंदर मैक्सिमम जगह बॉर्प का इस्तेमाल है, बोआ का इस्तेमाल कम है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्या? MCQ में कुछ भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलेवेंट पेपर्स बोल रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो जानते हो तुम लोग, रेलेवेंट पेपर का मतलब सर वाउचर, इनवॉइसेस, नहीं वो नहीं, ठीक है। उन सबको रेलेवेंट पेपर मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रेलेवेंट है। मिनट्स इज नॉट रेलेवेंट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिनट्स तुम अलग एग्जांपल ले लिया ऑडिट वाला, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उससे कनेक्टेड जो रेलेवेंट पेपर्स है, बॉर्प। इधर हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। कहाँ मेंटेन करना है? रजिस्ट्री ऑफिस में करना जरूरी नहीं है। इन्होंने तुरंत एक प्रोवाइजर डाल के बोला है कि आप भारत में कहीं पर भी रख सकते हो, भारत में कहीं पर भी रख सकते हो, इफ ट्विन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, आप लोगों को क्या पास करना पड़ेगा? और ROC के पास एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, AOC 5, और वो दूसरे जगह का एड्रेस बताना पड़ेगा। तो रजिस्ट्री ऑफिस या एनी अदर प्लेस इन इंडिया में आप रख सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसा होना चाहिए? दैट्स वेरी इजी, गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, डबल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस मैंडेटरी है। LLP के लिए अक्रूवल मैंडेटरी नहीं है। LLP के लिए कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस और बोथ होता है, इनके लिए अक्रूवल बेसिस मैंडेटरी है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम मैंडेटरी है वगैरह। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हो, सबको इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखते हैं, तो उसको लेके कुछ नियम है। पहला, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्लाउड पे रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। इंडिया में जब चाहे हम एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट, आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हमको 3 चीज चाहिए। नंबर 1, ऑडिट ट्रेल का फीचर, एडिट लॉग का फीचर, और ये ट्रेल कभी भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ
आप आरओसी को हर साल इन्वॉर्म करोगे कि किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विस दे रखी है फॉर पुटिंग अप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुक के प्रैक्टिकल बता देता हूं आप लोग को। क्लाउड पे डेटा रखने का पर्पस 2 होता है। नंबर 1, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है क्लाउड पे रखने का कि जो यूज़र ऑफ डेटा है वो एक जगह लोकेटेड नहीं है, वो मल्टीपल जगह पूरे देश में या विदेश में लोकेटेड है, तो इसीलिए क्लाउड पे रखना जरूरी हो जाता है। दैट्स द नंबर 1 थिंग। नंबर 2, क्लाउड पे डेटा रखना प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप कहीं से भी बस ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड आपको चाहिए और आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, आपको अपने साथ हार्ड डिस्क लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो आज आप सोचो एक बड़ी कंपनी है जिसका बहुत सारा ब्रांचेस है, बहुत सारा डेटा है, ई कॉमर्स है, यूजर्स बिखरे हुए हैं, तो उनके लिए डेटा एक लोकलाइज सर्वर में रखना अच्छा रहेगा कि क्लाउड पे? क्लाउड पे। पर इन्होंने बोला रखो क्लाउड पे, हमको दिक्कत नहीं है, पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल दे दो, और खास तौर पे क्लाउड पे जो भी डेटा डाल रहे हो उसका बैकअप डेली होना चाहिए और इंडिया वाले सर्वर में होना चाहिए। पढ़ो तो हरा रंग। फिजिकल सर्वर इन इंडिया में होना चाहिए बैकअप उसका, और डेली अपडेट। बहुत बढ़िया। एमसीक्यू, ब्रांच लोग अपना बॉर्प खुद मेंटेन कर सकते हैं और क्या बोलते हैं पीरियोडिकली हेड ऑफिस को समराइज रिटर्न्स भेज सकते हैं। इवन जो हमारे फॉरेन ब्रांचेस हैं वो भी क्वार्टरली अपना डिटेल्स भेजते रहेंगे रजिस्टर ऑफिस पे। ठीक है, ये बात रूल में लिखी हुई है यहां पर। डायरेक्टर्स को बॉर्प इंस्पेक्ट करने का पावर है क्या? मतलब डायरेक्टर्स लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं क्या? यस सर, वो चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अगर कंपनी की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया में नहीं है पर आउटसाइड इंडिया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है, तो डायरेक्टर उसको मंगा के चेक कर सकता है क्या? सर वो रिक्वेस्ट करेगा और कंपनी फिर उसको 15 दिन के अंदर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाकर प्रोवाइड कर देगी। डायरेक्टर को खुद रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी अटॉर्नी एजेंट की थ्रू रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ओके। अगर डायरेक्टर को सब्सिडियरी कंपनी का भी बुक्स चेक करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके उसको ऑथराइज करेंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल प्रिजर्व करने हैं? 8 साल। इलस्ट्रेशन पढ़ो, ट्रू एंड फॉल्स है। वाउचर नीड नॉट बी प्रिजर्व फॉर 8 years, रॉन्ग। बॉर्प विद द वाउचर्स, बॉर्प में वाउचर तो आई गया ना, इट शुड बी प्रिजर्व फॉर 8 years। देखो शुड बी प्रिजर्व फॉर, तो वाउचर्स भी आपको 8 साल तक रखने पड़ेंगे, इनवॉइसेस वाउचर्स सब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके मत्थे पे है? 4 पॉइंट्स है इसमें, 4 पॉइंट्स है। नंबर 1 एमडी, वो बोला हम तो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, नीचे जाओ। WTD होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस बोला वो हम नहीं करेंगे, नहीं जाओ। CFO बोला हम भी नहीं करेंगे, तो ठीक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक बंदे को बुलाओ, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, उसको बना देंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2 का 60 का 4। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन होता है ना 2 का 60, उसमें 7 पॉइंट्स होते हैं, उसमें चौथा पॉइंट। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2 का 60 का 4, उसको अपॉइंट कर दो, उसके नाम पे GNL 3 जमा कर दो, अब वो जिम्मेदारी लेगा, वो एम्प्लॉय जिम्मेदारी लेगा, उसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं चार्ज्ड पर्सन। ठीक है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं किया, जो भी आदमी है 1, 2 या 3 या 4, चारों को सजा नहीं है, चारों में से किसी एक को जिसकी जिम्मेदारी है, तो सजा कितनी है? पहले बहुत ज्यादा था, अभी बहुत ही कम है, 50,000 से 5 लाख बस। ये जो मैंने अभी तुम लोगों को पूरा सेक्शन रिवाइज कराया, ये कौन सा सेक्शन है? मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स भी बीच में आ रहे हैं और वो रूल्स भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पर रूल नंबर आई एम टेलिंग यू, यू कांट लर्न, यू शांट लर्न। रूल नंबर तुम चाह कर भी, तुम सोचोगे सर हम याद कर लें, देखो कर पाओगे नहीं, ऑनेस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बोलने से नहीं होता ना, रूल नंबर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, करना चाहोगे भी तो नहीं। ICI के आंसर में रूल नंबर रहेगा, हाँ वो तो रहेगा, वो तो बुक खोल के आंसर बना रहे हैं ना, तुम्हारा तो ओपन बुक का एग्जाम नहीं है, तो रूल नंबर याद नहीं रखना है। 128 किस मुद्दे पे है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट सेम चीज होता है कि अलग चीज होता है? अलग चीज होता है। तो सेक्शन 128 इज बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 129 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब मैं मूव कर रहा हूं 129 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें ना पेनल्टी बहुत पूछा जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है, क्या पेनल्टी है। ठीक है, 128 में अभी जो तुमको ये दिख रहा है, ये एक बार ताक लो, फिर मैं 129 में तकाऊंगा, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट है।
ठीक है ना। 129 किसके ऊपर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर यहां पे भी जिम्मेदारियां हैं, ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा अलग है। किसकी जिम्मेदारी है? एमडी, डब्ल्यूडी फाइनेंस, सीएफओ, चार्ज पर्सन, एक्सट्रैक्ट कौन है? बोला अगर ऊपर में से चारों कोई भी अवेलेबल नहीं है तब ऑल डायरेक्टर्स मरेगा। बहुत बढ़िया। सजा 50,000 से 5 तक तो ठीक है, लेकिन जेल भी डाल रखा है। कितने का? 1 साल। लेकिन जेल के बाद क्या है? और है, तो मतलब कंपाउंडिंग हो सकता है। पहले 128 और 129 की सजा डिट्टो सेम थी, 2020 में अमेंडमेंट आया और डिफरेंट हो गई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ विल रिवाइज 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपका फाइनेंशियल में कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर 133 फॉलो करना पड़ेगा एंड शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। स्पेशल टाइप की कंपनीज का बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट शेड्यूल 3 नहीं है, वो उनका अपना अलग लॉस है, उनको वो फॉलो करना है, उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल 3 के अंदर 2 अलग अलग हिस्से हैं। एएस वालों का शेड्यूल 3 अलग है, इंड एस वालों का शेड्यूल 3 अलग है। डिवीजन 1 फॉर एएस, डिवीजन 2 फॉर इंड एएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में शेड्यूलर सामने ले डाउन करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। होल्डिंग कंपनीज को सीएफएस भी बनाना पड़ेगा। सीएफएस का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग को बात करनी है। देखिए सर, एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है, दोनों अपना अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे ही, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब दोनों का मिला के भी बनेगा। क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी होल्डिंग की है कि सब्सिडियरी की है? तो सब्सिडियरी नहीं बनाते ना, ये बात हम लोग जानते हैं पर भूल जाते हैं बोलना। ठीक है। होल्डिंग की जिम्मेदारी है कि वो सीएफएस बनाए। जब वो सीएफएस बनाएगा तो वो एएस फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? शेड्यूल 3 फॉलो करेगा एंड एएस। एएस का नंबर पढ़ो, तुम्हारे सिलेबस में है 21, 23। और अगर फाइनल की बात करूं तो देखो नंबर इजी याद रहेगा, नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये बहुत हॉट, अरे यार ये बहुत हॉट टॉपिक था कि एक कंपनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, तो उन्होंने बनाया नहीं। सही किया क्या? तुम्हारा मन बोलेगा हाँ सर सही किया, क्योंकि एएस 21 जब तुम लोग पढ़ते हो कंसोलिडेशन तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ देयर इज अ फॉरेन सब्सिडियरी व्हिच ऑपरेट्स अंडर अ सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम ट्रांसफरिंग फंड्स टू इट्स पेरेंट्स देन इट इज नॉट कंसोलिडेटेड। या फिर देयर इज अ सब्सिडियरी इन विच द कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, मतलब लेस देन 1 ईयर के अंदर आप सब्सिडियरी को सब्सिडियरी नहीं रखोगे, मतलब बेच बाज दोगे, तो उसको कंसोलिडेट नहीं करते है ना, पढ़ते अपने एएस 21 में। ठीक है। तो पता है वैसा ही कोई सब्सिडियरी जिसको हमने कंसोलिडेट नहीं किया, तो सही किया गया? तुम लोग हाँ सही किया, नहीं किया। इनका आंसर अलग है। इन्होंने बोला इवन इफ यू आर एग्जेम्प्टेड अंडर एएस, आपको शेड्यूल 3 में बोले हुए जो रिक्वायरमेंट से डिस्क्लोजर है वो तो देने पड़ेंगे, तब जाके आप सही होगे। तो इसीलिए डायलॉग थोड़ा याद करो, ये पूरा पढ़ो, ये 2 लाइन। सही है सर, पढ़ लिया? मतलब भले आप एएस के हिसाब से कंसोलिडेट मत करो, पर आप शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट से फॉलो करो ही, उसमें जो कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट है वो कर लो आप। ठीक है। अच्छा, मेरा कोई फॉरेन सब्सिडियरी है, मैं उसको भी कंसोलिडेट करूंगा, क्या उसका भी शेड्यूल 3 और एएस जरूरी है क्या? नहीं। पढ़ो। ठीक है। तो जब आप फॉरेन सब्सिडियरी को कंसोलिडेट करोगे तो उसको शेड्यूल 3 और एएस के हिसाब से एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये एक कंडीशनल एग्जाम्पशन है, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, समझने में दिक्कत होती है, मैं एकदम ईजी कर रहा हूं। यू हैव दिस डायग्राम, ठीक है, एकदम ईजी हो जाएगा। देखो तो इधर ये कौन है? दादाजी हैं, ये पापा है, ये बेटा है। ये देखो इधर सब्सिडियरी के ऊपर, उसके ऊपर है ना, सब्सिडियरी का सब्सिडियरी, मेरा सब्सिडियरी वो तो होता ही है, तो ये होल्डिंग, वो भी होल्डिंग उसका है। ठीक है। अब कायदे से देखो, अल्टीमेट होल्डिंग जो है वो सीएफएस बना रहा है, अल्टीमेट होल्डिंग जो है वो सीएफएस बना रहा है। उसके सीएफएस में कौन कौन आएगा? वो खुद आएगा, यूएच, इंटरमीडिएट होल्डिंग आएगा, और एस भी तो उसी का सब्सिडियरी में, तो वो भी आएगा, ये तो बना ही रहा है। इंटरमीडिएट होल्डिंग के दिमाग में डाउट आ रहा है, भाई मैं भी बनाऊं क्या सीएफएस, क्योंकि मैं भी तो होल्डिंग हूं, मेरे नीचे भी तो एक सब्सिडियरी है, तो मैं सीएफएस बनाऊं कि नहीं बनाऊं? हम लोग बोलेंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 3 कंडीशन। नंबर 1, दादाजी कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। नंबर 2, आप अनलिस्टेड हो, लिस्टेड नहीं हो। एंड थर्ड,
आपके जो माइनर शेयर होल्डर्स है, इसको मतलब होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर आपको CFS अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल था, ठीक है। फोटो ओके, एकदम सिंपल। ये सेम चीज तुम लोग जो कंपनी लॉ में ये देख रहे हो ना, ये इंड AS 110 में डाला हुआ है, ये इंड AS 110 में डाला हुआ है ये चीज, पर ये अब हमको इंड AS से मतलब नहीं, ये कंपनी लॉ में है तो आ सकता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी म्यूटाटिस म्यूटेंडिस सारे नियम अप्लाई होते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा, AS के हिसाब से बनेगा, उसको भी एनुअल रिपोर्ट में प्रिंट करके सर्कुलेट करेंगे, वो भी AG में ले डाउन होगा, उसका भी OR पास होगा, वो भी ROC में जमा होगा विद AOC 4। तो सारा नियम उस पर म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। अगर आप AS से डेविएशन कर रहे हो तो आपको 3 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, क्या डेविएशन, क्यों डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ डेविएशन, ये मैं बता चुका। लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेक्शन 129 के अलावा सेबी रेगुलेशन से बोले हुए नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे उनको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और उसका रिव्यू कराना पड़ता है। ओके, दैट वाज 129। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, बस अभी तो ये फिलहाल ये सेक्शन ही है नुन्नू सा, पर ये आने वाले समय में ना इसके ऊपर नोटिफिकेशन और रूल्स आएंगे, अभी तक आया नहीं है। ये क्या है, भारत में सेबी का नियम है, अभी अभी हम लोगों ने सेबी का नाम लिया। भारत में सेबी ने नियम बना रखा है कि सर जो लिस्टेड कंपनियां हैं ना, कौन लिस्टेड कंपनियां, उनको क्वार्टरली FS बनाना पड़ता है एनुअल के अलावा, और क्वार्टरली FS का ऑडिट नहीं होता, रिव्यू होता है बाय CS द सेम ऑडिटर, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ कंपनी लॉ वाले बड़ी बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अनलिस्टेड कंपनी के लिए, तो उन्होंने सेक्शन तो बना दिया पर उसका वो नहीं बताया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, रूल्स नहीं आया, तो होगा कैसे। इन्होंने बोला फ्यूचर में हम नोटिफाई कर देंगे वो वाली अनलिस्टेड कंपनियां, वो वाली मतलब बड़ी वाली अनलिस्टेड कंपनियां जिनको पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। पीरियोडिकल मतलब क्वार्टरली होगा कि हाफ ईयरली, अभी तक बोला नहीं है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा कि किसी और चीज के हिसाब से बनेगा, ठीक है। उसके लिए भी उसको क्वार्टरली FS को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उसका ऑडिट या रिव्यू कराना पड़ेगा, अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो ऑडिट भी हो सकता है, लिमिटेड रिव्यू भी हो सकता है, और वो क्वार्टरली FS भी रिव्यू होने के बाद 30 दिन के अंदर ROC में जमा होना चाहिए, फाइल इट विद ROC। तो अभी तक इसको लेके रूल्स आए नहीं है, पर ICI बिना रूल्स के भी इस सेक्शन पे क्वेश्चन डाल के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो भले ही रूल नहीं आया, जैसा का तैसा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इतना सा बस, इतना सा नुनू सा, ठीक है। अब सर मैं दो हाथी नहीं है, छोटे सेक्शन ही है, मिड साइज, 130, 130 एंड 131, वेरी इंपॉर्टेंट। उनको याद करने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। मैंने उसका एक मास्टर समरी चार्ट बना रखा है बगल बगल में कंपैरिजन के लिए, ये देखो, ये देख रहे हो चार्ट, ये देखो क्या है, नाम पढ़ो 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। हमारे कंपनी में पिछले 8 अकाउंट्स 8 साल प्रिजर्व होता है ना, तो पिछले 8 साल में किसी एक साल क्या हुआ था कि अकाउंट्स में फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट हुआ था, तो हम लोग अब उसको रीओपन करके फिर से बनाना चाहते हैं, दैट इज 130, ठीक है। 131 क्या है, वॉलंटरी रिविजन ऑफ FS। यहां पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन होता है 129, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन होता है 134। पिछले 3 साल में से किसी भी साल हमारा FS 129 के हिसाब से नहीं था या बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं था, तो हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। इन दोनों में सर क्या क्या डिफरेंसेस है, रेड कलर में दिख रहा है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ब्लू कलर में। सिमिलैरिटी क्या है, पुराना पाप साफ करने के लिए बाप से पूछना पड़ेगा, बाप कौन, आपको आंसर से पूछना पड़ेगा। अच्छा, NCLT भी अप्रूवल देने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक बार पूछेगा, क्यों, सोचो सर, अगर पिछले किसी साल का अकाउंट चेंज करोगे तो प्रॉफिट चेंज होगा, तो PGBP का प्रॉफिट चेंज होगा तो इनकम टैक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इनकम टैक्स वाले तो आ जाएंगे डंडा लेके, तो उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो इधर पढ़ो, NCLT सीक्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम, ठीक है, उनसे पूछेगा फिर अप्रूवल आपको देगा। अब समरी पढ़ते हैं, इधर देखो, सबसे पहले 130 में सर मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल बताता हूं। 130 में जो 8 साल का अकाउंट्स रीओपन हो रहा है ना, ये हम लोग जाके नहीं करा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी करा रहा है। सोचो इनकम टैक्स का रेड हुआ हमारे यहाँ, और इनकम टैक्स ने बोला इन्होंने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुक कर रखा है, मतलब गड़बड़ कर रखा है, तो इनकम टैक्स वाले ही खुद NCLT में एप्लीकेशन लगा के बोल रहे हैं कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रीओपन होकर चेंज होगा।
तो 130 में हम लोग नहीं जा रहे, कौन जा रहा है? गवर्नमेंट ही हमारे खिलाफ जा रहा है। हु अप्लाइज टू एनसीएलटी, पढ़ो। सिरसा, सिरसा एक जगह का नाम है, SIRSA, राजस्थान में। यहां सिरसा नहीं है, सिसरा है, CISRA। सी से पढ़ो, सी से, आई से, एस से भी कहां पे आता है? लिस्टेड कंपनी। आर से, ए से। तो हम लोग अगर होंगे भी तो एनी अदर पर्सन में होंगे, वरना तुम देख रहे हो सब 4 लोग कौन है? रेगुलेटरी बॉडीज, वो हमारे खिलाफ एनसीएलटी में केस कर रहा है कि इनका बुक अकाउंट चेंज होगा। एनसीएलटी में एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगा? 9। ग्राउंड्स क्या है? हमारे अकाउंट्स फ्रॉडलेंटली थे या मिसमैनेज्ड था। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चेंज हो रहा है? अकाउंट्स एंड एफएस। कितने साल पहले तक का, कितने साल प्रिजर्व करते हो? 8 साल, तो 8 साल। ये क्या है सर? देखो 130 पहले दिखा देता हूं। ये रहा सेक्शन 130, इधर शुरू इधर खत्म। तो 130 छोटा ही है, ठीक है, लेकिन 131 बड़ा है। 131 क्या है? वॉलंटरी का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके खिलाफ नहीं कर रहा है, आप स्वयं कर रहे हो। तो वॉलंटरी में कौन जा रहा है कोर्ट के पास? डायरेक्टर्स जा रहे हैं। पढ़ो ये। तो कोई सिसरा जा रहा है क्या आपके खिलाफ? कि डायरेक्टर्स जा रहे हैं? डायरेक्टर्स बीआर पास करके जा रहे हैं। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। तुम ना 9 मत याद रखो, आई डोंट केयर, 1 याद रखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट किताब में लिखा हुआ है एनसीएलटी 1, रूल 77। रूल 77 ये देखो, सेक्शन 131 और उसके ऊपर ये लंबा सा रूल 77 है। तो ये रूल को मैंने समराइज करके लिखा है और ये खुद आईसी किताब में लिखा हुआ है, इसमें फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो 131 थोड़ा डिटेल में। तो अप्लाई टू एनसीएलटी इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। व्हाई आर यू रिवाइजिंग? बिकॉज सर जब हमने पिछले 3 साल में एफएस बनाया था ना, तो उसमें एफएस में 129 फॉलो नहीं किया था, या बोर्ड रिपोर्ट में 134 ढंग से फॉलो नहीं किया था, सारे डिस्क्लोजर्स नहीं दिए थे। कितने साल तक का रिवाइज करा सकते हो? 8 साल। प्रीवियस 3 इयर्स। यहां क्या चेंज हो रहा है? अकाउंट्स या एफएस बोर्ड रिपोर्ट? एफएस या बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। ये रहा 131, ओके। यहां पर भी एनसीएलटी इनकम टैक्स और सीजी से पूछेगा, फिर ही ऑर्डर पास करेगा। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप पिछले किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, एफएस या बोर्ड रिपोर्ट का रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डालने वाले हो। आप किसी एक पिछले साल के लिए इस साल एक ही बार एप्लीकेशन डाल सकते हो। लाइन पढ़ते हैं और एग्जाम्पल पढ़ते हैं समझने के लिए। लाइन पढ़ो। रिवाइज्ड एफएस और बोर्ड रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर financial year out of the 3 years shall not be prepared or filed more than once in the current financial year. Example, ठीक है, हम लोग अभी खड़े हैं जुलाई 2025 में। हम लोग जुलाई 25 में खड़े हैं, which means financial year 25-26, ठीक है। हम लोग 2 साल पहले वाला 23-24 का एफएस रिवाइज कराना चाहते हैं और हमने एप्लीकेशन डाल दिया, चलेगा? ओके। कुछ महीने बाद दिसंबर में हम फिर से फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बोर्ड रिपोर्ट चेंज कराना चाहते हैं, चलेगा? चलेगा, क्योंकि भले ही वो साल से में 23-24, लेकिन एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करा रहे हो और दूसरी बार बोर्ड रिपोर्ट। 23-24 का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल 2 बार रिवाइज नहीं करा सकते, ठीक है। रीजंस वगैरह डिस्क्लोज होगा। अब ये रूल 77 का जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप लोग तो वॉलंटरी गए हो ना, आप लोग कौन हो? डायरेक्टर्स हो। आप लोग तो वॉलंटरी गए हो रिवाइज कराने, और रिवाइज होके बन के आएगा, वो शेयर होल्डर को सर्कुलेट भी होगा, वो सीए फिर से ऑडिट करेगा, फिर से जमा भी होगा। तो ये रिवाइज्ड एफएस के साथ एक सोडा बनेगा। क्या बनेगा? सोडा, स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड एफएस अलोंग विद द सोडा विल बी सर्कुलेटेड, लेड डाउन एंड फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है। तो ऑडिटर को भी हियरिंग में बुलाया जाता है। यहाँ एनसीएलटी अप्रूवल देने के पहले ना सीए को ही बुलाएगा कि भाई सीए तू क्या कर रहा था उस वक्त, क्योंकि तुम आज बोल रहे हो कि एफएस वाज नॉट मेड एज पर 129 या बोर्ड रिपोर्ट, तो तुम क्या कर के रहे थे? तुम तो सीए हो ना, तो उसको भी बुलाया जाता है हियरिंग में, वो भी बोलता है हाँ ऐसा वैसा, ठीक है। फिर जाके एनसीएलटी अप्रूवल देता है, फिर चेंज होता है, तो रिवाइज्ड एफएस के साथ एक स्टेटमेंट भी जाएगा इनका, जहां पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? फुल फॉर्म बोलो, ठीक है। याद करने के लिए तो सिंपल है सोडा। यहां तक डन है?
131 क्लियर है? इधर देखो एक बार, मैंने अभी 128, 129, 130, 131 कराया। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये बड़ा चीज़ है थोड़ा, 136.7। तो नेक्स्ट डे 136 से वहाँ तक एंड ऑडिटर्स। थैंक यू।